अज़रियल के होंठ फड़कने लगे जब उसने सोलोमन को घूरा, उसकी झुंझलाहट मुश्किल से छुपी थी। बेशक वह नरक जैसा दिख रहा था, लेकिन सोलोमन की हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कोई घाव दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर लगा सूखा खून उसकी हालत के बारे में काफ़ी कुछ बता रहा था। बिना एक शब्द कहे सोलोमन ने ज़ोरान को अज़रियल, सेलेस्टिना और वर्जिल के सामने फेंक दिया, मानो कचरा फेंक रहा हो। ज़ोरान के होठों से कराह निकली, उसका चेहरा बेचैनी से मुड़ गया। सेलेस्टिना और वर्जिल भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि ज़ोरान अभी भी जीवित है। वे अनिश्चित होकर पीछे हट गए, जबकि अजील अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा, उसकी नज़रें सोलोमन पर टिकी रहीं। तुमने उसे नहीं मारा। अज़रियल की आवाज़ सपाट, लगभग उदासीन थी। सोलोमन ने कंधे उचकाए। मैंने उसे बिना ज़रूरत के ही हरा दिया। सब कुछ होने के बाद तुम्हें उसे ख़त्म करने देना ही उचित लगा। अज़रियल की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने ज़ोरान की ओर देखा, जो आंखें न होने के बावजूद भी उसे घूर रहा था। उनके बीच एक अजीब, बेचैन करने वाली शांति छाई हुई थी। सोलोमन का स्वर नर्म पड़ गया जब उसने सेलेस्टिना और वर्जिल की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से भ्रमित होकर उसके और अज़रियल के बीच देख रहे थे। शायद तुम दोनों को चले जाना चाहिए, सोलोमन ने सुझाव दिया, उसकी आवाज़ पहले से अधिक नर्म थी। थोड़ी देर कहीं और प्रतीक्षा करो। वे झिझके एक दूसरे को देखते रहे। थोड़ी देर की मौन सहमति के बाद दोनों ने सिर हिला दिया। हम यहीं रहेंगे, उन्होंने एक स्वर में दृढ़तापूर्वक कहा। सोलोमन ने अपनी भौहें उठाईं, उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी, फिर वह मुस्कुराया। अच्छा अच्छा, छोटे पक्षी अंततः घोंसला छोड़ रहे हैं। अज़रियल ने उन्हें अनदेखा कर दिया, उसकी नज़र अभी भी ज़ोरान पर टिकी हुई थी। वह झुका हुआ था और केवल एक हाथ से अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। अपना दाहिना हाथ खोने के कारण वह असंतुलित हो गया था, लेकिन उसने कामयाबी हासिल कर ली। मुझे माफ़ करना, ज़ोरान। तुमने मुझसे दर्द रहित मौत का वादा किया था, लेकिन मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका सका। ज़ोरान की सूखी हंसी ने उसे रोक दिया। तुम्हें लगता है कि तुम मजाकिया हो, है ना? अज़रियल ने पलकें झपकाईं, वह अचंभित रह गया। वह मजाकिया बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। ज़ोरान की दयनीय हालत देखकर उसे सचमुच थोड़ा अपराध बोध हुआ, लेकिन बस इतना ही। अज़रियल अच्छी तरह जानता था कि ज़ोरान कैसा इंसान है, एक राक्षस बाकियों की तरह। अपराध बोध क्षणिक था। वह सुलेमान की ओर मुड़ा। क्या आपके पास उसकी अंगूठी है? सोलोमन ने सिर हिलाया और एक सफ़ेद अंगूठी निकाली, तथा उसे ट्रॉफी की तरह अपनी उंगलियों के बीच पकड़ लिया। अज़रियल ने ज़ोरान की ओर देखा, उसके मन में झिझक पैदा हो गई। क्या मुझे अब उससे ये पूछना चाहिए? सेलेस्टिना और वर्जिल के यहाँ होने के कारण ये चर्चा करने का बिल्कुल सही समय नहीं था कि वह क्या खुलासा करने वाला था। लगभग किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था, सेलेस्टिना को भी नहीं। तो फिर अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? भविष्य खत्म हो चुका था, उसके अपने ही हाथों बर्बाद हो गया था। सबूत उसके सामने ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ा था। ज़ोरान, जो कभी गर्वित हैप्टाक था, इस स्थिति में आ गया। सोलोमन ने कहा कि तुम अपनी मूर्खता के कारण हारे। अगर मुझे अंदाज़ा लगाना हो तो तुमने एक शून्य यात्री का खून पिया और आत्मा क्षेत्र की लड़ाई में हार गए, है ना? सेलेस्टिना और वर्जिल स्पष्ट रूप से हैरान दिखे, जबकि सोलोमन ने अपना सिर हिलाया तथा उनकी उलझन पर हल्के से हंसने लगा। शून्यवाकर, वे नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। अज़रियल के शब्दों पर ज़ोरान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या आपकी अंगूठी में और भी खून है? ज़ोरान ने उपहास किया, हालांकि यह एक कर्कश सांस की तरह लग रहा था। बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं कि वॉइड वॉकर का खून कितना दुर्लभ है। सुप्रीम आर्कन ने यह सुनिश्चित किया है कि हमें एक समय में केवल एक ही शीशी मिले। अज़रियल ने अपने होंठ काटे, हताशा उसे खाए जा रही थी। काश वह खून और होता तो वह अनमोल होता। उसने ज़ोरान की ओर देखा, उसका हृदय कठोर हो रहा था। पूछने के लिए और कुछ नहीं था। ज़ोरान ने किसी और सवाल का जवाब नहीं दिया। यातना के बावजूद भी वह आदमी नहीं हिला। अब बस एक ही विकल्प बचा था कि उसे खत्म कर दिया जाए। पृथ्वी पर ऐसी कोई जेल नहीं थी जिसमें संत श्रेणी के मनुष्य को रखा जा सके। उसके अंग पुनर्जीवित हो जाएंगे, उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। उसे जीवित रखना व्यर्थ था, और ज़ोरान कभी भी नियोजेनेसिस के बारे में कुछ नहीं बताएगा। अज़रियल ने तेजी से सांस ली। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, ज़ोरान। मेरे साथ काम करो। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी लोग, सेलेस्टिना, वर्जिल, यहाँ तक कि सोलोमन भी अविश्वास से उसकी ओर देख रहे थे। अज़रियल ने अपनी आवाज़ में दृढ़ता बनाए रखते हुए कहा, तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान है जो लगभग किसी से भी बढ़कर है। तुम ताकतवर हो, और मानवता को तुम्हारी जैसी ताकत की ज़रूरत है। तुम्हें मारने से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। मैं तुमसे मेरे लिए काम करने को नहीं, बल्कि मेरे साथ काम करने को कह रहा हूँ।
हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हमें हार नहीं माननी पड़ेगी। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह दम घोंटने वाला था। सेलेस्टिना और वर्जिल सांसें रोके अज़रियल की ओर देखते रहे, इतने स्तब्ध कि बोल नहीं पाए। सोलोमन का चेहरा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी निगाह ज़ोरान पर टिकी हुई थी। ज़ोरान की विकृत मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह क्रोध का मुखौटा आ गया। मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूंगा, वह चिल्लाया, उसकी आवाज़ में जहर भरा हुआ था। अज़रियल का दिल बैठ गया। उसके आने से पहले मैं कुछ भी नहीं था, ज़ोरान ने क्रोध से कांपती आवाज़ में कहा। मैं गंदगी में था, सरहद पर मुश्किल से जिंदा था जब तक कि उसने मुझे नहीं पाया, जब तक उसने मुझे बचाया नहीं। सुप्रीम आर्कन ने मुझे उद्देश्य दिया, आशा दी, मैं सब कुछ उसका ऋणी हूँ। यदि ज़ोरान की आंखें होतीं तो वह अज़रियल पर खंजर तान रहा होता। अगर उसके हाथ होते तो वह उसका गला घोंट देता, अगर उसके पैर होते तो वह उसे कुचल देता। आज तुम जीत सकते थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, तुमने युद्ध नहीं जीता है। तुम बस भाग्यशाली थे। तुम आग से खेले हो, अज़रियल क्रिम्सन, और तुम्हें नहीं पता कि उसे कैसे बुझाया जाए। ज़ोरान की आवाज़ धीमी और कड़वी थी, उसका हर शब्द एक श्राप की तरह था। अज़रियल ने कुछ नहीं कहा, उसके होंठ एक पतली रेखा में दब गए। तुमने कुछ ऐसा शुरू कर दिया है जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो, ज़ोरान ने थूका। तुम्हें लगता है कि तुम होशियार हो, लेकिन तुम हो नहीं। अगर होते तो तुम तब तक इंतज़ार करते जब तक तुम खुद इसे संभालने लायक मजबूत नहीं हो जाते। अब तुम्हें तकलीफ होगी और तुम मरोगे बेहद बुरी तरह। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह असहनीय था। अज़रियल और ज़ोरान की आंखें एक दूसरे से मिल गईं, कम से कम उनमें जो कुछ बचा था वही। अज़रियल सुलेमान की ओर मुड़ा। उसका सिर ले लो। उसने सेलेस्टिना और वर्जिल की चौंकती निगाहों को महसूस किया, लेकिन वह नहीं हिला। उसके पास एक संत को मारने की ताकत नहीं थी, अभी नहीं, और वह अपने पीछे खड़े दो लोगों से ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा। लेकिन उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। उनके पास वहां से चले जाने का मौका था, लेकिन उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया। ज़ोरान के होंठ खुल गए और एक जंगली उन्मत्त हंसी सुरंगों में गूंज उठी, दीवारों से टकराकर ऐसी गूंज रही थी जैसे किसी विक्षिप्त चीज की आवाज हो। अज़रियल की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। उसका सिर ले लो, हम इसे पूरी राजधानी के सामने प्रदर्शित करेंगे। उन्हें देखने दो कि न्यू जेनेसिस ने एशिया में अपनी पहली सार्वजनिक शुरुआत कैसे की। उन्हें देखने दो कि उनके नेता कितने दयनीय हैं, सुप्रीम आर्कन कितना बेकार है, और मानवता के ये तथाकथित रक्षक वास्तव में कितने कमज़ोर हैं। प्रत्येक शब्द में द्वेष झलक रहा था, लेकिन ज़ोरान की हंसी और भी तेज और भी अनियंत्रित होती जा रही थी। मैं अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता था। उसका सिर मेरे नाम पर रखने से बेहतर और क्या हो सकता था। उसने अपने पीछे बैठे दोनों लोगों को पहले ही यह बता दिया था कि वह और अकादमी दोनों न्यू जेनेसिस के बारे में सब कुछ जानते हैं और उसे एक मिशन दिया गया है। इससे उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। एक राजकुमार के रूप में यह एक निर्णायक उपलब्धि थी जो उसे महान कुलों के अन्य बच्चों के स्तर तक ले गई, शायद उससे भी अधिक। सुलेमान की नज़रें अज़रियल से मिलीं और एक क्षण के लिए वे आपसी समझ के साथ एक दूसरे को देखते रहे। फिर सोलोमन आगे बढ़ा और ज़ोरान के पास बैठ गया, उसका हाथ उस आदमी की गर्दन को पकड़े हुए था। मुझे तुम्हारी जीभ भी निकाल देनी चाहिए थी। ज़ोरान की हंसी और तेज होती गई, जो अंधेरी सुरंगों में गूंज रही थी। उसकी बंद पलकों से खून रिस रहा था, चाहे वह हंसी के कारण आंसू हो या दर्द के कारण, अज़रियल नहीं बता सका। सोलोमन की पकड़ ज़ोरान की गर्दन पर कस गई। उसने उसे फाड़ना शुरू कर दिया, खून की बौछारें पड़ने लगीं। सेलेस्टिना और वर्जिल ने मुंह फेर लिया। जब उसका सिर धड़ से अलग किया जा रहा था, तब भी ज़ोरान हंसता रहा। कोई चीख नहीं, केवल हंसी, जंगली, विकृत और उपहासपूर्ण। शायद यह हंसी उसकी चीख थी। अज़रियल ने कभी भी अपनी नज़रें नहीं फेरीं। उसने देखा कि सोलोमन ने ज़ोरान का सिर उसके कंधों से अलग कर दिया। जब ये सब हो गया तो हंसी बंद हो गई। ज़ोरान की हंसी से भी अधिक पीड़ादायक सन्नाटा उस जगह पर छा गया। सुलेमान ने कटे हुए सिर को अज़रियल की ओर फेंका और वह लुढ़क कर उसके पैरों के पास रुक गया। अज़रियल ने खून से सने बेजान सिर को घूर कर देखा। ज़ोरान के होंठ अभी भी मुस्कुराहट में मुड़े हुए थे। अंत में ज़ोरान मुस्कुराते हुए मर गया। टिमटिमाते तारों के नीचे एक नीलम द्वार झिलमिलाता हुआ खुला हुआ था। उसमें से अज़रियल लड़खड़ा कर गिर पड़ा, उसका दाहिना हाथ गायब था। उसे सेलेस्टिना ने सहारा दिया। वर्जिल चुपचाप और दूर से उनके पीछे पीछे आया, जबकि सोलोमन सबसे अंत में आया, ठीक उससे पहले कि पोर्टल उनके पीछे गायब हो गया। सेलेस्टिना और वर्जिल, जो अभी भी उस घटना से स्तब्ध थे, सोलोमन की ओर देखने लगे जिसने पोर्टल बनाया था। अज़रियल ने अंततः अपनी अभिव्यक्ति को तनावग्रस्त रखते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह ... तुमने सचमुच उससे लड़ाई की थी।
सोलोमन मुस्कुराया। यह एक लंबी, मज़ेदार कहानी है। मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। वह जिसका उल्लेख कर रहा था वह नेबुला राजा था, कैलियस का पिता। अज़रियल ने सिर हिलाया, जिज्ञासा उसे परेशान कर रही थी, लेकिन उसने सेलेस्टिना और वर्जिल की ओर देखा, चिंता उसकी निगाहों पर छा गई। ज़ोरान की मौत के बाद से वे चुप हैं। ऐसा कुछ पहली बार उन्हें देखने को मिला है। जाहिर है, वे ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं हुआ। आज जो कुछ भी घटित हुआ वह अज़रियल के लिए भी पहली बार था। उसने इस जीवन में ऐसे काम किए थे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह पिछले जीवन में करेगा। शायद अंतर इस तथ्य में था कि इन सब का बोझ अभी तक उस पर नहीं पड़ा था, और वह भी तब जब इतनी सारी चीजें एक साथ घटित हो रही थीं। और फिर वहाँ दरांती चलाते हुए उसका एक अजीब संस्करण था। कुछ भी समझ में नहीं आया। वह वहाँ कैसे था? उसने अपने मन से रोने का कोहरा क्यों हटाया? याद रखना से उनका क्या मतलब था? इतने सारे प्रश्न, इतने अचानक, और फिर भी कोई उत्तर नहीं। उसकी अभिव्यक्ति अंधकार में हो गई। अभी नहीं, अब ऐसे विचारों का समय नहीं था। वह बहुत थक गया था, शारीरिक और मानसिक रूप से। चारों ओर देखने पर अज़रियल और अन्य लोगों ने स्वयं को चट्टान के ऊपर पाया, जहां से विशाल काला रेगिस्तान दिखाई दे रहा था। जब उसने अपना सिर घुमाया तो वह भी, अन्य लोगों की तरह, अपनी लाल आंखों के सामने आए दृश्य को देखकर सदमे में जम गया। हड्डियां, जमीन पर हड्डियां बिखरी हुई थीं और कंकालनुमा जीव इधर उधर घूम रहे थे तथा कैडेटों पर हमला कर रहे थे। लगभग सभी कंकाल पराजित हो गए, युद्ध के अवशेष मात्र रह गए, तथा उन्हें आसानी से नष्ट कर दिया गया। ऐसा लगा जैसे वह किसी युद्ध के बाद के दृश्य को देख रहे हों, जो कि एक तरह से था भी। मानव ने कंकालों पर स्पष्ट रूप से विजय प्राप्त कर ली थी, जिसका प्रमाण यह था कि अब भी कोई शरीर नहीं बचा था। न मांस, न खून, बस हड्डियां बिखरी पड़ी थीं युद्धभूमि में। विभिन्न प्राणियों के आकार के कंकाल, कुछ मानव, कुछ अजीब तरह से डायनासोर जैसे। उनमें अनेक प्रकार के जीव थे, जिनमें पंख वाले जीव भी शामिल थे। तथ्य यह है कि उन्होंने बिना किसी हताहत के जीत हासिल की थी। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे हासिल करने में अज़रियल को संदेह था। अज़रियल की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि उसे एक बेचैन कर देने वाली अनुभूति हुई। 4 प्रेरित। उसी मंजिल पर मौजूद लोगों ने एक नियम तोड़ा था, जिसके कारण वहां भगदड़ मच गई। सौभाग्य से वे इतने कमजोर थे कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि ज़ोरान से शीघ्र ही निपटा जा चुका था, जिससे प्रेरितों की संख्या एक ही मंजिल पर 3 रह गई। यह अभी भी नियम तोड़ने जैसा था, लेकिन इससे स्पष्ट रूप से फर्क पड़ा। अभी के लिए, कम से कम। अज़रियल को यकीन था कि यदि वह, वर्जिल और ल्यूमिने एक ही मंजिल पर लंबे समय तक रहे तो शून्य काल कोठरी में कुछ नया और कहीं अधिक भयावह चीजें पैदा हो जाएंगी। सेलेस्टिना का सहारा लेकर अज़रियल आगे बढ़ा, बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, कैडेटों को उनकी उपस्थिति का एहसास होने लगा। उनके चेहरों पर तरह तरह के भाव उभर आए, जिनमें से ज्यादातर भय और आश्चर्य के थे। सेलेस्टिना सूखे खून और गंदगी से सना हुआ था, अज़रियल पर युद्ध के निशान थे, उसका दाहिना हाथ गायब था और वह खून से सना हुआ था, जबकि सोलोमन भी अपनी अप्रत्याशित उपस्थिति के बावजूद घायल दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर, वर्जिल को कोई चोट नहीं लगी थी, उसके शरीर पर बहुत कम गंदगी या खून लगा हुआ था। फिर भी, उनमें से कोई भी मुस्कुराया नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके पैरों के नीचे की हड्डियों पर पैर रखते गए, और अधिक कैडेटों ने उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हर बार जब वे उसे और उसके समूह को देखते तो आश्चर्यचकित होकर खड़े हो जाते और धीरे धीरे पीछे पीछे चलने लगते। यह इसी तरह चलता रहा। वे जितना आगे बढ़े, उन्हें उतने ही कम कंकाल दिखाई दिए। हालांकि किसी ने उन पर हमला नहीं किया। उन्होंने हमला नहीं किया, यहाँ तक कि मृतक भी जानते थे कि जब कोई संत मौजूद हो तो उस पर हमला नहीं करना चाहिए। चलते चलते अज़रियल और अन्य 3 अंततः युद्ध क्षेत्र के केंद्र में पहुंच गए। शेष कंकाल अब दिखाई नहीं दे रहे थे। कैडेट अज़रियल, प्रशिक्षक सोलोमन, प्रशिक्षक एलिसिया की आवाज ने सन्नाटे को चीरते हुए उनकी ओर दौड़ लगाई। वह चकित थी। उसके हाथ में एक हथौड़ा था, कम से कम उसके पूरे आकार का, फिर भी वह उसे सहजता से उठा रही थी। उसके रूप को देखकर कोई यह नहीं सोच सकता था कि वह ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर सकती है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अज़रियल, चिल्लाने की आवाज आई। उसने आवाज की ओर सिर घुमाया और देखा कि जैस्मीन और नोल उनकी ओर दौड़ रहे हैं, तथा येलेना और ल्यूमिन भी उनके पीछे पीछे आ रही हैं। एक समूह बनना शुरू हुआ, सभी कैडेट केंद्र में एकत्र हुए। लेकिन अन्य लोगों की तरह जैस्मीन भी हौंफने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने उनका रूप देखा। तुम्हारा हाथ, इसे क्या हुआ? उसकी निगाहें उसके खोए हुए अंग पर टिकी रहीं, और एलेना और ल्यूमिने भी समान रूप से गंभीर दिख रही थीं। सभी ने किया।
इसमें से कोई खून नहीं निकल रहा था क्योंकि अज़रियल ने बहुत सारी स्वास्थ्य औषधियां ले ली थीं और सेलेस्टिना की प्रकाश आत्मीयता ने इसमें बहुत मदद की। दुर्भाग्यवश किसी के पास पट्टियां नहीं थीं, कम से कम उसके गायब दाहिने हाथ के लिए तो नहीं। कुछ कैडेट बीमार लग रहे थे। जैस्मिन को अपनी आंखों पर संदेह हुआ क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट का भाव आ गया था। शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक नज़र से उसने उसकी ओर हल्का सा मुस्कुराया तो उसने अपने होंठ काट लिए। अज़रियल ने शांति से सभी का अध्ययन किया, उसकी नज़रें नोल से मिलीं। नोल की अभिव्यक्ति भावशून्य थी, भावना से रहित थी, यद्यपि उसकी सिकुड़ी हुई भौं उसकी आंतरिक उथल पुथल को प्रकट कर रही थी। वह बहुत कुछ रोक रहा है। चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए अज़रियल ने मन ही मनाह भरी। ऐसा लगता है कि कोई नहीं मरा। शायद ये बेहतर होता यदि कुछ लोग मर जाते, या शायद नहीं। अज़रियल को केवल इतना पता था कि बहुत अधिक मौतें किसी के लिए भी बेहतर नहीं होती, और उनकी प्राथमिकता उनका जीवन नहीं था। उनका ध्यान पूरी तरह से हैप्टाक को मार गिराने पर था, जिसमें वे सफल भी रहे। बेशक नोल की मदद से उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि फ्रेया द्वारा सौंपे गए मिशन के दौरान किसी की मृत्यु न हो। नोल को ल्यूमिने को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि फ्रेया ने इसके स्थान पर जैस्मिन का उपयोग किया था, जिसका नोल ने फायदा उठाया। भीड़ को नज़रअंदाज करते हुए उनकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी, प्रशिक्षक एलिसिया। अज़रियल ने अपने होंठ काटे, उसकी प्रश्नवाचक निगाहों से आंखें मिलाईं, आंखें जो न केवल ये जानना चाहती थीं कि उसके हाथ के साथ क्या हुआ था। मैं सचमुच ऐसा नहीं करना चाहता। उसे इस भाग से नफरत थी। हवा घुटन भरी होती जा रही थी, सन्नाटा दर्दनाक था, सब इंतजार कर रहे थे। जैस्मीन की हैरान निगाहें उसे घूर रही थीं, पर उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह बस इस सब से निपटना चाहता था। अज़रियल का बायां हाथ उसकी फटी हुई जेब में गया और उसने कुछ निकाला। भारी मन से उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, हथेली खोलकर एक शादी की अंगूठी निकाली, जिसका सफ़ेद रत्न तारों के नीचे खूबसूरती से चमक रहा था। उसकी नज़रें एलिसिया के कांपते हुए शरीर पर टिक गईं, जो अंगूठी को घूर रही थी। क्या, इसका क्या मतलब है? उसकी आवाज़ कांप रही थी, उसकी नज़र अंगूठी और अज़रियल के बीच घूम रही थी। अज़रियल की अभिव्यक्ति गंभीर थी जब वह धीरे से बोल रहा था। प्रशिक्षक केविन और प्रशिक्षक बेंसन, एक आतंकवादी संगठन द्वारा कालकोठरी में घुसपैठ करने के बाद वे दोनों मारे गए। वे अंत तक लड़े, वे नायकों की तरह मरे। सन्नाटा कानफोड़ू था। यदि मौन और तीव्र हो सकता था, तो वह अब हो गया। शब्दों को समझने में कुछ सेकंड लगे। जब उन्होंने ऐसा किया, तो एलिसिया का हथौड़ा उसकी पकड़ से छूटकर एक हड्डी पर जा लगा, जिससे वह हड्डी उसके वजन से टूट गई। उसके दोनों हाथ धीरे धीरे उसके चेहरे पर आए, कांपते हुए उसका पूरा शरीर हिल रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जो उसके गालों से बहकर जमीन पर गिरने लगे। नहीं, ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। वे मर नहीं सकते। कृपया, मेरे राजकुमार, मुझे बताओ कि तुम झूठ बोल रहे हो। अज़रियल उसे देख रहा था, उसकी आंखें कुछ पढ़ नहीं पा रही थीं। उद्धरण चिन्ह ... मुझे माफ़ करें। कुछ सेकंड तक अज़रियल ने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं और वह बड़बड़ाती रही, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अधिकांश कैडेटों ने अपने सिर नीचे कर लिए थे, उनकी आंखें दुख से भरी हुई थीं। उनकी आवाज़ में कोई विशेष भावना नहीं थी, लेकिन वह पर्याप्त थी। एलिसिया जमीन पर गिर पड़ी, उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब वह रो रही थी तो कुछ महिला कैडेट दौड़कर उसके पास आईं और उसे सहारा दिया। सेलेस्टिना की मदद से अज़रियल ने एलिसिया के सामने शादी की अंगूठी रख दी। फिर वह खड़ा हुआ और जैस्मीन की ओर मुड़ा, जिसने उसे एक जटिल भाव से देखा। बाद में उद्धरण ... मुझे पता है। जैस्मिन ने थोड़ा सिर हिलाया, उनका मौन संवाद समझ में आ गया। सोलोमन आगे बढ़ा और कैडेटों की भीड़ को देखते हुए उनका जायजा लेने लगा। एक पल बाद उसने आह भरी। शून्य कालकोठरी यात्रा आधिकारिक तौर पर रद्द कर दी गई है। हम वापस सतह पर जा रहे हैं। नियो जेनेसिस ने वहां भी हमला किया था। ऊपर अराजकता है, लेकिन आप भविष्य के नायक हैं। हेडमिस्ट्रेस और ग्रैंडमास्टर थॉमस जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इंतजार कर रहे होंगे। तदनुसार व्यवहार करें। यदि तुम्हें कोई चिंता हो तो मेरे पास आओ। उसके शब्द उन पर भारी कंबल की तरह छा गए और उनके चेहरे काले पड़ गए, तथा उन्होंने मौन होकर सिर हिलाया। जैसे ही सोलोमन मंच की ओर बढ़े, कैडेट भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। उनकी गतिविधियां शांत और संयमित थीं। अज़रियल स्थिर खड़ा देखता रहा कि एलिसिया को उसके पैरों पर खड़ा होने में मदद की जा रही है। जब महिला कैडेट उसे ले जा रही थीं तो उसने उनकी ओर सिर हिलाया, उसकी सिसकियां दूर होती जा रही थीं। उसके पीछे हत्ते रूप को देखकर अज़रियल को अपने अंदर भारीपन महसूस हुआ। उसने उनकी मौत के बारे में झूठ बोला था।
वह उनकी यादों का अपमान नहीं करना चाहता था, प्रशिक्षक एलिसिया की खातिर भी नहीं। अपने आकार को छोटा होते देख अज़रियल ने सेलेस्टिना के समर्थन से फिर से आगे बढ़ने से पहले आह भरी। बाकी लोग चुपचाप पीछे चले गए। अंत में एलिसिया का टूट जाना स्वाभाविक था। आखिरकार एलिसिया, केविन और बेंसन बचपन के दोस्त थे और एलिसिया बेंसन की पत्नी थी। उसने जो झूठ बोला वह दया का कार्य था, उसके लिए, बेंसन के लिए और उसके लिए भी। सतह पर वापस आने में एक दिन से भी कम समय लगा, लेकिन किसी को भी खुशी नहीं हुई। वे सब चुपचाप सुलेमान के पीछे चल पड़े। जब वे ब्लैक होल से बाहर निकले तो डूबने के एहसास से कई कैडेटों को मतली आने लगी। कुछ को उल्टी आ गई और वे नीचे झुक गए। हालांकि अज़रियल ने खुद को संभाला और दृश्य का निरीक्षण किया और महसूस किया कि सोलोमन सही था। वहां अराजकता थी। काली सैन्य वर्दी पहने दर्जनों लोग आदेश देते हुए दौड़ पड़े। गाड़ियां दहाड़ रही थीं और घायलों के बीच मरहम लगाने वाले लोग बिखरे पड़े थे। माहौल उन्मादपूर्ण था। अज़रियल ने सोलोमन का पीछा किया और सेलेस्टिना को पीछे छोड़ दिया। जैसे जैसे वह उस क्षेत्र को देखता गया, उसकी चिंता बढ़ती गई। कहाँ है वह? शुक्र है कि कुछ ही क्षणों बाद सोलोमन और अज़रियल के सामने दो आकृतियां प्रकट हुईं, जिससे अन्य कैडेट जो अपनी मतली से उबर चुके थे सदमे में आ गए। हेडमिस्ट्रेस फ्रेया और ग्रैंड मास्टर थॉमस उनके सामने खड़े थे। अच्छा हुआ, उसे मेरा संदेश मिल गया। मूलतः सोलोमन को सतह पर हमले का काम संभालना था, लेकिन अज़रियल ने अन्य योजनाएं बना ली थीं। उसका ध्यान हेप्टाक को मारने पर था और इसलिए उसने और सोलोमन ने एक अलग रणनीति तैयार की थी, जिसके बारे में केवल नोल को ही पता था। लेकिन अज़रियल इतना निर्दयी नहीं था कि अपनी योजना के कारण बड़े पैमाने पर लोगों की जान जाने देता। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से ग्रैंड मास्टर थॉमस से संपर्क किया, ताकि फ्रॉस्ट किंग की जानकारी के बिना उनका आगमन सुनिश्चित हो सके। थॉमस कोई संत नहीं थे, लेकिन फिर भी वे एक ग्रैंड मास्टर थे जो सतह पर न्यूनतम हताहतों को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त था। अज़रियल को अपने अनुभव पर भरोसा था। उसकी नज़रें फ्रेया की ठंडी, गुलाबी निगाहों से मिलीं। उसे उसकी योजना के बारे में पता नहीं था। फ्रेया ने अन्य 3 प्रसिद्ध प्रशिक्षकों के साथ मिलकर अकादमी में नियोजेनेसिस जासूसों को जड़ से उखाड़ फेंका था। अब उसकी खामोश निगाहें उस पर भारी पड़ रही थीं। उसकी उपस्थिति से कैडेटों का चेहरा पीला पड़ गया। एक अदृश्य दबाव के कारण उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, सिवाय उसकी आंखों के हल्के से सिकुड़ जाने के। वह नाराज है। अज़रियल को अपने होठों में कंपन महसूस हुआ। उसने उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार मूर्ख बनाया था। इससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची होगी। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि अपनी हैसियत के बिना उसे पहले ही उसके क्रोध का सामना करना पड़ता। लेकिन फ्रेया जानती थी कि खुद को कैसे नियंत्रित करना है। कम से कम उसने ऐसा सोचा जब तक उसने उसकी आंखों को उसके खोए हुए दाहिने हाथ पर नहीं देखा और उसके होठों पर मनोरंजन की हल्की वक्रता नहीं देखी, इससे पहले कि वह अपना चेहरा सीधा करती। वह इससे खुश है न? अपने दांत पीसते हुए अज़रियल ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। वह यहाँ लापरवाही से काम नहीं कर सकता था। फ्रेया की नज़र कैडेटों की भीड़ पर गई। जब वह उनसे बात कर रही थी तो उसकी आवाज़ ठंडी थी। आप सभी को अन्य प्रशिक्षकों द्वारा उस होटल तक ले जाया जाएगा जहां आपने पहले से बुकिंग कराई थी। उसकी नज़रें फिर से अज़रियल पर पड़ीं। राजकुमारी सेलेस्टिना, राजकुमारी जैस्मीन और राजकुमार अज़रियल, कृपया ग्रैंड मास्टर थॉमस और मेरे पीछे आइए। हम आपको एक अलग स्थान पर ले जाएंगे। कैडेटों में थोड़ी हलचल मच गई, लेकिन किसी ने विरोध करने का साहस नहीं किया। वे ऐसा नहीं कर सके। ये स्पष्ट था कि अकादमी की सर्वोच्च प्राथमिकता, तथा यहाँ उपस्थित लगभग सभी लोगों की प्राथमिकता, महान कुलों के बच्चों की सुरक्षा थी। अज़रियल ने सिर हिलाया और जैस्मीन और सेलेस्टिना उसके पास आ गईं। सेलेस्टिना अभी भी सब कुछ समझ रही थी। उसने उत्सुकता से ग्रैंड मास्टर थॉमस की ओर देखा, जिसने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं और अपना सिर झुका लिया। मेरी महिला, आपको सुरक्षित देखकर मुझे राहत मिली है, थॉमस ने भारी स्वर में कहा। सेलेस्टिना ने धीरे से सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... मैं आपकी चिंता की सराहना करता हूं, अंकल थॉमस। कृपया मेरे पीछे आइए। हमने आप तीनों के लिए एक निजी तंबू की व्यवस्था की है, थॉमस खांसते हुए बोला। फिर भी किसी कारण से वह अज़रियल से नज़रें मिलाने से बच रहा था, जिससे वह भ्रम में पड़ गया। क्या मैंने कुछ किया? बेशक उसने ऐसा किया था। अज़रियल ने कई काम किए थे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो थॉमस के इस व्यवहार को जायज़ ठहराता हो। जैस्मिन ने अजीब तनाव को देखते हुए अज़रियल की नज़र पकड़ने से पहले अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनके बीच समझ विकसित हुई। उसने आह भरी, फिर अप्रत्याशित रूप से सहारे के लिए अज़रियल के बाएं हाथ को अपने चारों ओर लपेट लिया। मुझे अपनी मदद करने दें।
अज़रियल ने पलकें झपकाईं, क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हुए, फिर उनके होठों पर कृतज्ञता भरी मुस्कान आ गई। धन्यवाद। वे ग्रैंडमास्टर थॉमस और फ्रेया के पीछे पीछे सरकारी सैन्य बलों द्वारा स्थापित तंबुओं की ओर बढ़े। हालांकि जिस होटल में अन्य कैडेट जा रहे थे वह निस्संदेह अधिक आलीशान था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वह पर्याप्त नहीं था। अज़रियल, जैस्मीन और सेलेस्टिना, महान कुलों के बच्चों को हर कीमत पर संरक्षित किया जाना था। सबसे सुरक्षित स्थान वह था जहां वे सैनिकों और नायकों के सबसे करीब होंगे। तारानकन 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 तारानकन। एक निजी टेंट के अंदर अज़रियल कठोर बिस्तर पर बैठ गया, जबकि सेलेस्टिना उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गई। जैस्मिन बिस्तर पर उसके बगल में बैठी रही। फ्रेया अराजकता को सुझाने और राजधानी को शांत करने के लिए वहां से चली गई थी। इस बीच सोलोमन अन्य नायकों के साथ सुरक्षा उपायों के लिए सड़कों पर गश्त कर रहे थे। अब उन तीनों में से केवल ग्रैंडमास्टर थॉमस ही बचे थे, जो बिस्तर के किनारे खड़े थे। उनके चेहरे के भाव समझ से परे थे। अज़रियल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह सचमुच मुझसे बच रहा है, होह! उसने आह भरी। उसे नज़रअंदाज किए जाने का दुख हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सच तो यह है कि वह बहुत थक चुका था। अभी तक उनके न टूटने का एकमात्र कारण उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति थी, जो तेजी से क्षीण होती जा रही थी। मैं सोना चाहती हूँ, लेकिन वह अभी तक ऐसा नहीं कर सका। फ्रेया ने उसे बताया था कि एक चिकित्सक शीघ्र ही उसका हाथ जोड़ने के लिए आएगा। पवित्र राजधानी में इस समय बहुत कम चिकित्सक थे जो ऐसे कार्य करने में सक्षम थे, इसलिए किसी को तंबू तक पहुंचने में समय लगेगा। अज़रियल ने फ्रेया से कहा था कि वह जल्दबाजी न करे, पहले दूसरों को प्राथमिकता दे। उसका हाथ इंतजार कर सकता था, वह मरने वाला नहीं था। हालांकि यह नरक जैसा महसूस हुआ। यह मौन अधिक देर तक नहीं रहा, क्योंकि सेलेस्टिना थॉमस की ओर संदेह भरी नज़रों से देखते हुए सबसे पहले बोलने वाली थी। अंकल थॉमस, वह आदमी ज़ोरान। उसने कहा कि आपने मेरे साथ कोई सौदा किया है। उसका क्या मतलब था? उसकी आंखें तेज हो गईं और थॉमस ने तुरंत अपना आसन सीधा कर लिया। उसके होंठ आपस में चिपक गए। अज़रियल और जैस्मीन दोनों ने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अंततः थॉमस ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा उदास था। वह अचानक एक घुटने पर बैठ गया और अपना सिर झुका लिया, लेकिन सेलेस्टिना की ओर नहीं। वह अज़रियल का सामना कर रहा था। राजकुमार अज़रियल, मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। बमों और आधे आतंकवादियों से निपटने के बाद मुझे खाली कालकोठरी के प्रवेश द्वार के पास एक भयानक उपस्थिति का आभास हुआ। मैं दौड़ा, लेकिन उसका चेहरा पछतावे से काला पड़ गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं उस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती। वह इतना ताकतवर था कि मैं हिल भी नहीं सकती थी, और उसने मुझे यहाँ किसने बुलाया है, इसकी जानकारी देने के बदले में मेरी पत्नी की जान को खतरा बताया। उसके शब्दों को सुनकर सेलेस्टिना की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसा कि अज़रियल और जैस्मीन की भी थीं। तो वह ज़ोरान से मिला और एक मांसपेशी भी नहीं हिला सका। अज़रियल को एहसास हुआ कि ज़ोरान वास्तव में कितना भयानक था। यदि उसके साथ पागल सोलोमन के अलावा कोई और होता तो चीज़ें बुरी तरह से गलत हो सकती थीं। इससे पहले कि अज़रियल या सेलेस्टिना कोई जवाब दे पाते, जैस्मिन की आवाज़ ने तनाव को चीर दिया। वह ठंडी और तीखी थी और उसने थॉमस की ओर खतरनाक ढंग से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तो तुमने मेरे छोटे भाई को नियोजेनेसिस के नेता को बेच दिया। उनके चारों ओर की हवा जम गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक अनंत काल के बाद थॉमस ने शर्म से अपना सिर और भी नीचे झुका लिया और सिर हिलाया। मैंने अपनी कमजोरी के कारण राजकुमार को बेच दिया। मैं समझता हूं कि इसके लिए मेरा सिर कटना पड़ेगा। थॉमस के शब्दों से अज़रियल असहज महसूस करने लगा। उसने सेलेस्टिना की ओर देखा, उसे शांत देखकर आश्चर्यचकित हुआ। उसकी अभिव्यक्ति संयमित थी और उसमें कोई भावना नहीं थी। जैस्मिन ने झुंझलाकर मुंह मोड़ लिया। जिस कुल की रक्षा की शपथ आपने ली थी, उसके प्रति वफादारी दिखाने पर आपका सिर क्यों कटेगा? आप फ्रॉस्ट कुल से हैं, क्रिम्सन कुल से नहीं। उत्तराधिकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना स्वाभाविक है। अगर मुझे अपने भाई की जान के बीच चुनाव करना होता तो मैं भी यही करता। जैस्मिन के शब्दों से प्रभावित होकर अज़रियल ने पलकें झपकाईं। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक दयालु मुस्कान आ गई। वह भी मुस्कुराया। मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ, होह! उसे ठीक से याद नहीं था कि वे इतने करीब कैसे आ गए थे, लेकिन वह इसके लिए आभारी था। थॉमस ने ऊपर देखा। वह स्तब्ध था, लेकिन चुप था, जबकि सेलेस्टिना आह भरकर बोल रही थी। आप हमेशा की तरह वफादार हैं, अंकल थॉमस। मेरे पिता या मैं कभी नहीं चाहेंगे कि आप मरें। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। वह उस पर धीरे से मुस्कुराए। थॉमस ने अपने होंठ काटे, अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और फिर झिझकते हुए अज़रियल की नज़रों से नज़रें मिलाईं। अज़रियल मुस्कुराया और अपने एकमात्र हाथ से अपने जबड़े की मालिश करने लगा।
जैसा कि मेरी प्यारी बहन ने पहले ही कहा है, मैं कौन होता हूँ जो आपके परिवार के प्रति आपकी वफादारी पर सवाल उठाऊं। थॉमस की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान फैल गई। वह पुनः झुका, उसकी आवाज़ कृतज्ञता से भरी हुई थी। धन्यवाद, राजकुमार अज़रिएल, राजकुमारी जैस्मीन, मेरी महिला। मुझे अपनी कमज़ोरी का एहसास हो गया है। हेप्टाक ने मुझे दिखाया कि मुझे बदलने की ज़रूरत है ताकि मुझे फिर कभी ऐसा चुनाव न करना पड़े। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलक रहा था। जैसे ही वह खड़ा हुआ, सेलेस्टिना ने अज़रिएल की ओर मुड़कर देखा, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। लेकिन तुमने ये कैसे किया? अंकल थॉमस से गुप्त रूप से संपर्क किया और हेप्टाक को अपनी ओर आकर्षित किया। उसकी बातों से कमरे में मौजूद सभी लोग उसे घूरने लगे। अज़रिएल व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। उनमें से प्रत्येक को उसके मिशन के कुछ हिस्से तो पता थे, लेकिन सब कुछ नहीं, यहाँ तक कि फ्रेया को भी नहीं। उसने आह भरी, उनके जिज्ञासु चेहरों पर नजर डाली, फिर असहाय होकर हंस दिया। यदि आप सचमुच जानना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना चाहिए। ये सब व्हाइट हेवन घटना के कुछ सप्ताह बाद अज़रिएल और नोल के साथ शुरू हुआ। अज़रिएल को आराम करना था, उसके माता पिता और बहन चिंतित थे और उसे प्रशिक्षण की अनुमति नहीं थी। लेकिन शिकायत करने के बजाय उन्होंने ऐसा किया। वह उन्हें चिंतित नहीं करना चाहता था। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि वह बेकार बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। उनकी योजना हमेशा से भविष्य को बदलने की थी और उन्होंने पहले ही सब कुछ क्रियान्वित करना शुरू कर दिया था। ये जानते हुए कि नोल में अभी भी दांते का खून है, उन्होंने नोल को दांते को एक अन्य बैठक में आमंत्रित करने के लिए कहा तथा उसे पूरी तरह से अपने पक्ष में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। यद्यपि अज़रिएल को नोल द्वारा कही गई बातों की विस्तृत जानकारी नहीं थी, फिर भी कार्य बिना किसी त्रुटि के पूरा हो गया और बाद में दांते ने अपना अधिक रक्त देने की पेशकश की। इसके बाद क्रिसमस भोज का आयोजन हुआ। अज़रिएल का भव्य प्रवेश और कैलियस के साथ उसका द्वंद्व। पहली नज़र में फ्रेया ने मान लिया कि यह सब उसे प्रभावित करने के लिए था ताकि वह अज़रिएल की इच्छाओं का पालन कर सके। लेकिन ये योजना बिल्कुल नहीं थी। अज़रिएल उसे बेवकूफ़ बना रहा था और अंततः उसे इसका एहसास हो गया। उसने उसे विश्वास दिलाया कि भोज के दौरान नियोजेनेसिस के लोग उन पर नज़र रख रहे थे। उसने जो छद्म योजनाएं बनाई थीं, वे जानबूझकर बनाई गई थीं। जब फ्रेया को पता चला, तब भी उसके मन में एक ज्वलंत प्रश्न था। कोई कैसे सुन सकता था? आखिर उसने उनके चारों ओर ध्वनि अवरोधक लगा रखा था। किसी को भी उनकी बातचीत नहीं सुननी चाहिए थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि अज़रिएल को यह नहीं पता था कि वास्तव में नियोजेनेसिस जासूस मौजूद थे या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जासूस था या यूं कहें कि सुलेमान ही था। सोलोमन पूरे समय एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर चल रहा था, जो उनकी बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था। अंततः सोलोमन ने रिकॉर्डिंग अज़रिएल को दे दी, जिन्होंने इसे नोल को सौंप दिया। नोल ने फिर इसे दांते को दे दिया। दांते का मिशन सरल था, योजना को, साथ ही अज़रिएल के अस्तित्व को, किसी एक हेप्टाक को लीक करना। यह एक कठिन मिशन था, क्योंकि हेप्टाक आमतौर पर शून्य क्षेत्र में रहते थे। लेकिन दांते को ज़ोरान की वापसी के बारे में पहले ही पता चल गया था। इसीलिए वह अंटार्कटिका में नियोजेनेसिस के अड्डे पर गया, जहां ज़ोरान का लंगर था। दांते को बस अपने भयानक मिशन के शुरू होने का इंतजार करना था। और ऐसा हुआ भी। उसका भाग्य चमक उठा, ज़ोरान आ गया। उसके बाद सबको पता चल गया कि क्या हुआ। दांते ने अपना बलिदान दिया। वह एक नायक था, कम से कम अज़रिएल और नोल के लिए तो। ज़ोरान को जब अज़रिएल के अस्तित्व और उसकी पुस्तक के बेकार हो जाने की बात पता चली तो वह उत्तेजित हो गया। चीज़ों के बारे में सोचने के बजाय वह घबरा गया और सीधे अज़रिएल पर टूट पड़ा। वह अज़रिएल को मरवाना चाहता था। उसकी नज़र में अज़रिएल एक खतरनाक खतरा था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि अज़रिएल को इसकी आशंका थी और वह उसका इंतजार कर रहा था। फ्रेया तब तक अनजान बनी रही जब तक वह वहां नहीं पहुंची और ग्रैंड मास्टर थॉमस को नहीं देखा। पहले तो उसने सोचा होगा कि सोलोमन सतह को संभाल लेगा, लेकिन अज़रिएल की तो कुछ और ही योजना थी। उन्होंने सब कुछ समझाया, लेकिन कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जिन्हें वे नहीं बता सके। बाकी लोग स्तब्ध रह गए। जैस्मिन ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। तो क्या किसी ने नियोजेनेसिस में घुसपैठ की थी और ज़ोरान को अपनी ओर खींचा था? दांते, क्या ऐसा था? अज़रिएल ने सिर हिलाने से पहले अपने होठों को एक साथ दबाया। वह एक नायक है। उसके कार्यों के कारण ज़ोरान जैसे खतरनाक व्यक्ति से निपटा जा सका है। इसके बाद सेलेस्टिना बोली। उसकी राहत स्पष्ट थी, हालांकि बहुत कम लोग ज़ोरान के अस्तित्व के बारे में जानते थे। यदि यह सामान्य ज्ञान होता तो उसकी उदारता चौंका देने वाली होती। अज़रिएल ने सिर हिलाया।
वास्तव में सर दांते एक नायक थे जिन्होंने महान भलाई के लिए अपना बलिदान दे दिया। सेलेस्टिना ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। और अंकल थॉमस? अज़रियल ने आह भरी और थॉमस की तरफ देखा, जिसने सिर हिलाया। कंधे उचकाते हुए अज़रियल ने हल्के से जवाब दिया। ग्रैंडमास्टर थॉमस से संपर्क करना मुश्किल नहीं था, आखिरकार मेरे पास उनका नंबर है। आखिरकार वह एक राजकुमार था। वह फ्रॉस्ट किंग के दाहिने हाथ की संपर्क जानकारी कैसे नहीं प्राप्त कर सकता था, विशेषकर तब जब उनके कुलों के बीच अच्छे संबंध थे। थॉमस के पास पहुंचकर अज़रियल ने योजना के कुछ हिस्से साझा किए, उसे आसन हमले के बारे में चेतावनी दी और किसी पर भी भरोसा न करने की सलाह दी। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि सेलेस्टिना खतरे में हो सकती है और रागनार को इसकी सूचना न देना ही बेहतर होगा। अज़रियल को यकीन नहीं था कि थॉमस सुनेगा या नहीं, लेकिन सौभाग्यवश उन्होंने ऐसा किया। हालांकि अज़रियल के पास थॉमस को यहाँ लाने का एक और उद्देश्य था। सेलेस्टिना ने धीरे धीरे सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया। उनकी घूरती निगाहों के बोझ तले अज़रियल को अजीब सा महसूस हुआ। वह थे हैरान। उनके दृष्टिकोण से अज़रियल महीनों से इसकी योजना बना रहा था तथा ऐसे लोगों को चकमा देने में कामयाब हो रहा था जो उसे पल भर में मार सकते थे। जैस्मिन ने चिंतित भाव से उसकी ओर देखा। निस्संदेह उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने ये जानते हुए भी कि वे अकेले नहीं हैं, अपनी बात रोक ली। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि कोई और प्रश्न पूछा जाता, अंततः चिकित्सक आ पहुंचा। सेलेस्टिना और थॉमस दूसरे तंबू की ओर चले गए, जबकि जैस्मीन वहीं रह गई। अज़रियल और थॉमस ने एक दूसरे को देखा। अज़रियल ने सिर हिलाया और थॉमस ने भी जाने से पहले सिर हिलाया। अज़रियल ने अपनी नज़रें जैस्मीन की ओर घुमाईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसने उसकी नज़रें बीच में ही काट दीं। मैं यहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अज़रियल ने पलकें झपकाईं, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। महिला चिकित्सक उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। मेरे राजकुमार, अगर आप कृपया अपना हाथ मुझे सौंप सकें। अज़रियल ने सिर हिलाया, अपनी भंडारण अंगूठी को थपथपाया और उसका दाहिना हाथ प्रकट हो गया। जैस्मिन का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी कांपती मुठियां भींच गईं, लेकिन उसने अपनी नज़रें नहीं हटाईं। उपचार के प्रति चिकित्सक की रुचि को देखते हुए उसके हाथ को पुनः जोड़ने की प्रक्रिया अत्यंत सरल थी। फिर भी इसमें उसकी काफ़ी मानसिक क्षमता खर्च हुई। 30 मिनट की थका देने वाली प्रक्रिया के बाद प्रक्रिया समाप्त हो गई और चिकित्सक चुपचाप चले गए। जब उसने आखिरकार अज़रियल की चेतना लुप्त हो गई। तारानकन 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 तारानकन। अधिकांश सड़कें भयभीत लोगों से भरी हुई थीं, जिनमें से कुछ घायल भी थे। निस्संदेह थॉमस ने कई लोगों की जान बचाई थी, लेकिन सभी नहीं। बाकी काम उन्होंने सेना और नायकों पर छोड़ दिया और जोरान से भिड़ने के लिए निकल पड़े, लेकिन बुरी तरह असफल रहे। हताहतियां हुई थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह अचानक अपनी दाईं ओर मुड़ गया और इमारतों के बीच एक संकरे रास्ते में प्रवेश कर गया। यहाँ उसके सामने एक सुनसान सड़क थी। रात का समय था और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, अंततः वह रुक गया। अंधेरे में चमकती हुई उसकी आंखों से एक जोड़ी आंखें मिलीं। एक इमारत के शीर्ष तक जाने वाली सीढ़ी के सामने एक चांदी के बालों वाला लड़का खड़ा था, जिसने एक साधारण काली टी शर्ट और पैंट पहन रखी थी। उसकी लाल आंखें थॉमस की ओर मुड़ गईं और उसने झुकने से पहले मुस्कुराहट दी। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, ग्रैंडमास्टर थॉमस। मेरा नाम नोल है। थॉमस चुपचाप अपने सामने चांदी के बालों वाले लड़के को देख रहा था। अपने निजी तंबू में रहते हुए उन्हें एक संदेश मिला था, एक अज्ञात नंबर से संदेश जिसमें उन्हें अज़रियल के आदेशानुसार यहाँ मिलने का निर्देश दिया गया था। सामान्यतः वह संशय में रहता, लेकिन अज़रियल की सहमति ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। कैडेट नोल, पिछले कुछ महीनों से क्रिम्सन मैंशन में एक चांदी के बालों वाले लड़के के रहने की खबर मिली थी। फ्रॉस्ट किंग के दाहिने हाथ के रूप में यह उसका कर्तव्य था कि वह अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करे, चाहे वह सहयोगियों से आए या दुश्मनों से। लेकिन समस्या ये थी कि उसे इस लड़के के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। नोल पहले वर्ष रैंकिंग में आगे नहीं बढ़ पाया था और फिर भी मध्यवर्ती रैंक। थॉमस ने सोचा, हालांकि वह जानता था कि यह एक दिखावा था। ये लड़का साधारण नहीं था, वह बहुत मजबूत था, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा मजबूत। थॉमस के पूछते ही नोल चुपचाप खड़ा रहा, उसके होठों पर मुस्कान थी। आप वास्तव में कौन हैं? नोल ने धीरे से हंसने से पहले पलकें झपकाईं। मैं भी आपकी तरह हूँ, ग्रैंडमास्टर थॉमस। अपने गुरु की असली तलवार। मालिक, क्या आप राजकुमार अज़रियल की बात कर रहे हैं? नोल ने सिर हिलाया, उसकी मुस्कान चमक उठी। बिल्कुल, जैसे आप फ्रॉस्ट किंग के दाहिने हाथ हैं, वैसे ही मैं अपने स्वामी का दाहिना हाथ हूँ। मैं उनके आदेश पर यहाँ हूँ, क्योंकि अगर
खैर, चीजें जटिल हो जाती हैं तो आपकी उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है। थॉमस अंदर से उलझन में था। इतना छोटा लड़का राजकुमार की सेवा कर रहा है। यद्यपि स्वामी सेवक संबंध असामान्य नहीं थे, फिर भी ऐसे कानून थे जो 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को ऐसी भूमिकाएं निभाने के लिए बाध्य नहीं करते थे। जिसका मतलब था, नोल राजकुमार अज़रियल की स्वेच्छा से सेवा कर रहा था। उसके माता पिता का क्या हुआ? थॉमस को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने सवाल रोक लिया। तथ्य यह है कि नोल क्रिम्सन हवेली में रह रहा था। इसका मतलब संभवतः ये था कि उसके परिवार के साथ उसका रिश्ता जटिल था। अगर ऐसा था भी, सच तो यह है कि ऐसा नहीं हुआ। नोल को अपने माता पिता की कोई याद नहीं थी, नहीं वह अज़रियल से पहले किसी को जानता था। उनकी सबसे पुरानी यादें व्हाइट हेवन की थीं, और वह पहला व्यक्ति जिससे उनकी मुलाकात हुई थी वह राजकुमार था। थॉमस ने आह भरते हुए अपना स्वर नर्म कर लिया। राजकुमार अज़रियल को तुम पर बहुत भरोसा होगा कि उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। अगर मैं पूछूं तो क्यों? नोल ने सिर हिलाया। बेशक, वह मुझ पर भरोसा करता है। मैं उसे किसी से भी बेहतर जानता हूँ। जहाँ तक तुम्हारे यहाँ आने की बात है। नोल ने अपनी स्टोरेज रिंग पर टैप किया और उसके हाथ में एक छोटा सा उपकरण प्रकट हुआ। यह इस कारण है, एक शून्य कलाकृति। थॉमस की आंखें चौड़ी हो गईं। एक शून्य कलाकृति, इतना आधुनिक दिखने वाला उपकरण। ये देखने में टैबलेट जैसी साधारण चीज़ लगती थी, लेकिन ये साधारण से बिल्कुल अलग थी। शून्य कलाकृतियां दुर्लभ थीं, और ये और भी अधिक असामान्य लगी। मानो उसके विचारों को भांपते हुए नोल ने आगे कहा, यह कोई सामान्य शून्य कलाकृति नहीं है। ये कृत्रिम है, नियोजेनेसिस द्वारा निर्मित, या कम से कम मेरे गुरु और मैं यही मानते हैं। नियोजेनेसिस में किसी के पास शून्य कलाकृतियां बनाने की क्षमता है। थॉमस को झटका सा महसूस हुआ, मानो उसे कोई भारी झटका लगा हो। कृत्रिम रूप से बनाया गया, ये तो इसके परिणाम चौंकाने वाले थे। यदि नियोजेनेसिस के पास कोई ऐसा व्यक्ति होता जो शून्य कलाकृतियों का निर्माण कर सकता, तो ये सब कुछ बदल देता। सत्ता परिवर्तन अकल्पनीय होगा। यदि यह सच है, तो नियोजेनेसिस उससे कहीं अधिक खतरनाक है जितना उसने कभी सोचा था। ये शून्य कलाकृति क्या करती है? नोल ने सिर हिलाया और अपनी आंखें डिवाइस पर गड़ा दीं। इस तरह के ज़्यादा लोग नहीं हैं। यह एक लोकेटर की तरह काम करता है, जिससे इसे रखने वाले एक दूसरे की स्थिति का पता लगा सकते हैं, बशर्ते वे शून्य कालकोठरी में एक ही मंजिल पर हों। यह शून्य क्षेत्र में भी काम कर सकता है, हालांकि इसकी सीमा सीमित होगी। थॉमस की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। वर्तमान तकनीक या उपकरण का उपयोग करके शून्य कालकोठरी या क्षेत्र के भीतर स्थान का पता लगाना असंभव था। वैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत दिया कि इसका संबंध उन स्थानों पर मौजूद मान्य आवृत्तियों से है। अगर हम यहाँ हैं और आपके पास वह डिवाइस है। थॉमस ने बात बंद कर दी और उसे इसका मतलब समझ आ गया। नोल ने सिर हिलाया और इमारत की छत पर लगी सीढ़ी की ओर देखा। ऐसा ही उपकरण लेकर कोई यहाँ राजधानी में इंतजार कर रहा है। नोल थॉमस की ओर मुड़ा। क्या हमारे स्वामियों के लिए उन्हें नमस्कार करना बुद्धिमानी नहीं होगी? नोल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। थॉमस ने, जिसका चेहरा गहरा हो गया था, संक्षिप्त सिर हिलाया। यदि छत पर सचमुच कोई था तो उसे इसका आभास हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। इसका मतलब था कि वह व्यक्ति या तो उसके समान स्तर का था, या उससे अधिक शक्तिशाली था, या शायद किसी अन्य शून्य कलाकृति का उपयोग कर रहा था। बहरहाल, इनमें से कोई भी विकल्प अच्छा नहीं था। थॉमस अधिक सतर्क हो गया और सीढ़ी के पास पहुंचा। नोल एक तरफ हट गया। अधिकांश पकड़े गए लोगों ने अपनी जीभ के नीचे जहर छिपाकर आत्महत्या कर ली। राजधानी अभी भी हाल के हमले से उबर रही है, और अधिकांश का नायकों और सैनिकों द्वारा इलाज किया जा रहा है या उन्हें सांत्वना दी जा रही है। यहाँ एक और लड़ाई छिड़ना विनाशकारी होगा। आश्चर्य के तत्व के बिना हताहतों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। उसकी नज़र नोल पर पड़ी। उसके पास अवश्य ही कोई योजना होगी। सीढ़ी पर चढ़ने के बजाय थॉमस ने नोल के कंधों को पकड़ लिया। एक क्षण में ही उन्होंने स्वयं को छत पर पाया। नोल चौंककर पलकें झपकाने लगा। तो यह एक ग्रैंड मास्टर की गति है। मुझे लगता है कि मैं अपना स्वर्गीय भोजन उगल दूंगा। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा करेगा। भोजन उसके लिए लगभग उतना ही कीमती था जितना उसका स्वामी। जैसे ही वे छत के किनारे पहुंचे, थॉमस की आंखें चौड़ी हो गईं। एक व्यक्ति किनारे पर खड़ा होकर नीचे की सड़कों को देख रहा था। काले कपड़े पहने एक आदमी। उनकी उपस्थिति को महसूस करते हुए वह आदमी मुड़ा। थॉमस और नोल दोनों ही ठिठक गए। उस आदमी की आंखों पर एक काला कपड़ा बंधा हुआ था, फिर भी वह एक विकृत मुस्कान के साथ सीधे उनकी ओर देख रहा था। ये वही है। उनकी रगों में ठंडक दौड़ गई। इस आदमी के साथ कुछ बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाली बात थी।
काले कपड़े पहने आदमी ने हल्का सा झुककर प्रणाम किया। आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई, ग्रैंड मास्टर थॉमस। और आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, सर नोल। राजा रागनार फ्रॉस्ट और प्रेरित अज़रियल क्रिम्सन के प्रतिनिधि। थॉमस ने अपनी आंखों पर कपड़ा होने के बावजूद उस आदमी की निगाह को महसूस किया। इससे उसकी त्वचा सिहर उठी। प्रतिनिधि और प्रेरित अज़रियल। प्रतिनिधि शब्द ने थॉमस को वह सब कुछ बता दिया जो उसे जानना आवश्यक था। यह एक बातचीत थी, लेकिन जिस बात ने उन्हें परेशान किया वह थी इज़राइल के लिए प्रयुक्त प्रेषित की उपाधि। यह अपरिचित था। क्या मेरे सामने खड़े आदमी का नाम पूछना शिष्टाचारपूर्ण होगा? काले कपड़े पहने आदमी ने मंद मंद हंसी हंसी। आह, हमें पहले बात करने का समय नहीं मिला। हेप्टाक ऑफ रूइन का शुक्रिया। खैर, मैं तो कोई नहीं हूँ। थॉमस ने भौहें चढ़ाईं, जबकि नोल अस्पष्ट था, उसकी निगाहें सतर्क थीं। आदमी की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक ठंडा चेहरा आ गया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, हवा घनी हो गई। तुरंत ही थॉमस के हाथ में एक महान तलवार प्रकट हो गई। जरा भी पास आओ तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। वह आदमी रुका, आह भरी और अलग स्वर में बोला, मैं यहाँ एक कारण से हूँ। मुझे सुप्रीम आर्कन से एक संदेश मिला है। थॉमस और नोल दोनों ही नाम सुनकर घबरा गए। नियो जेनेसिस के पीछे असली मास्टरमाइंड। मेरे पास एक संदेश है, आदमी ने आगे कहा। अपने स्वामी सर नोल से कहो, राजकुमार अज़रियल क्रिम्सन से कहो कि वह आत्मसमर्पण कर दे। सर्वोच्च आर्कन इस विद्रोह को माफ करने को तैयार है। नोल की आंखें काली पड़ गईं, उनके अंदर क्रोध उबल रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे नीच व्यक्ति और वह सर्वोच्च आर्कन मेरे स्वामी को आदेश देने का साहस कैसे कर सकते हैं? एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि नोल उस आदमी पर हमला कर देगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और उसका चेहरा फिर से शांत हो गया। काले कपड़े पहने आदमी चुप रहा और फिर अपनी बात जारी रखी। मैं तो बस एक संदेशवाहक हूँ। राजकुमार गलत पक्ष में है। आत्मसमर्पण कर दो और हम हेप्टाक जोरान की मौत को माफ कर देंगे। असल में हम जोरान का पद उसे दे रहे हैं। थॉमस और नोल दोनों स्तब्ध रह गए। नियो जेनेसिस इज़राइल को अपने नेताओं में से एक के रूप में स्थान देने की पेशकश कर रहा था। क्या राजकुमार सचमुच इतना मूल्यवान है? थॉमस ने सोचा, यद्यपि उसे उस आदमी की बातों पर संदेह था। नोल के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। आपने अपना संदेश दे दिया है, अब मुझे अपना संदेश देने दीजिए। अचानक नोल ने अपनी स्टोरेज रिंग पर टैप किया। एक क्षण में वह एक कटा हुआ सिर पकड़े हुए उस आदमी के पैरों पर फेंक रहा था। मालिक ने औपचारिक रूप से आपकी नौकरी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है, लेकिन वह इस उपहार के साथ अपना सम्मान भेजते हैं। नोल की मुस्कान और भी गहरी हो गई। अब तुम्हारे सातों सिर वापस आ गए हैं। नोल के शब्दों के जवाब में एक तनावपूर्ण चुप्पी छा गई, जिसने थॉमस को चिंतित कर दिया। उसका शरीर सहज रूप से काले कपड़े पहने आदमी पर हमला करने के लिए तैयार था। काले कपड़े पहने आदमी ने नोल को ठंडी निगाहों से देखा और फिर चुपचाप नीचे झुक गया तथा अपने काले दस्ताने से जोरान का सिर उठा लिया। उन्होंने इसे अपने भंडारण रिंग में रख दिया, जिसे दस्ताने के ऊपर इस तरह से रखा गया था जैसे कि कुछ भी जगह से बाहर न हो। थॉमस को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि काले कपड़े वाला वह आदमी वास्तव में कितना ताकतवर था। वह कम से कम ये तो जानता था कि वह जोरान के स्तर पर नहीं था, या ऐसा वह मानता था। लेकिन वहाँ कुछ गड़बड़ थी। युद्ध की उसकी समझ उसे उस आदमी की ताकत का वास्तविक एहसास दिलाने में विफल रही। वह जानता था कि जोरान एक हेप्टाक न्यू जेनेसिस में उच्च पद पर था, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वहाँ ताकत ही सब कुछ तय करती है। यदि इज़राइल को हेप्टाक के रूप में पद की पेशकश की गई थी, तो केवल शक्ति ही एकमात्र कारक नहीं थी। वह जानता था कि यह आदमी जोरान से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है, जो सोलोमन की तरह द्वितीय श्रेणी का संत था। अचानक जब थॉमस ने आंखें तिरछी करके देखा तो उसे कुछ दिखाई दिया। क्या? उसकी सांस अटक गई और एक ठंडा एहसास उसके ऊपर छा गया, कुछ ऐसा जिसने काले कपड़े पहने आदमी के बारे में उसके मन में उठ रहे सवालों का जवाब दे दिया। कुछ ऐसा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। उसका शरीर पीला पड़ गया और उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। काले कपड़े पहने आदमी ने थॉमस की ओर देखा। उसके होठों पर हल्की सी शरारत भरी मुस्कान थी, मानो कोई पकड़ा गया हो। वह पकड़ा गया। थॉमस ने अपनी महान तलवार उठाई और उसे अपने सामने रख लिया। नोल ने तनाव में बदलाव को देखते हुए भ्रमित होकर दोनों के बीच देखा, लेकिन नोल तेज था। चुपचाप वह कुछ सावधानी भरे कदम पीछे हट गया। उसकी नज़रें थॉमस और उस आदमी के बीच घूम रही थीं। मैं अब विदा लेता हूँ। आपके समय के लिए धन्यवाद, सर नोल। ग्रैंड मास्टर थॉमस, काले कपड़े पहने आदमी ने धीरे से कहा, फिर अपनी पीठ मोड़ ली और छत के किनारे की ओर चलने लगा।
थॉमस की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि वह आदमी सहजता से खुद को दूर कर रहा है। हर कदम के साथ उसकी पीठ छोटी होती जा रही थी। जैसे ही थॉमस कुछ करने वाला था, काले कपड़े वाला आदमी रुक गया। पूरी तरह मुड़े बिना उसने अपने कंधे के ऊपर देखा। बोलते समय उसकी आवाज़ ठंडी थी। अगर तुम और मैं अभी लड़ें तो मैं जीत जाऊंगा। ये शब्द हवा में धमकी की तरह लटके हुए थे। थॉमस का चेहरा उदास हो गया, लेकिन वह हिचकिचाया। इसलिए नहीं कि उसे हार का डर था। नहीं, ऐसा नहीं था। वह जानता था कि यह आदमी उससे लड़ सकता है, और यदि उन्होंने ऐसा किया तो उसके बाद जो अराजकता फैलेगी वह नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। ये जोखिम उठाने लायक नहीं था। यहाँ नहीं, अभी नहीं। स्थिति बहुत प्रतिकूल थी। इसलिए थॉमस केवल ये देख सका कि काले कपड़े वाला आदमी छत से कूद गया और उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। थॉमस किनारे की ओर दौड़ा और नीचे की ओर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह चला गया था, ठंडी रात में गायब हो गया। थॉमस ने नोल की ओर रुख किया, जिसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हें क्या पता चला? नोल ने पूछा। थॉमस झिझका, उसकी नज़र नीचे की सड़कों पर गई। उसकी आवाज़ धीमी और गहरी थी। वह आदमी कोई इंसान नहीं है। थॉमस ने अपने दांत पीस लिए, उसकी उंगलियां तलवार की मूठ के चारों ओर सफ़ेद हो गईं। ये ग्रेड 3 टाइटन है। एक स्किनवॉकर। तारांकन 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 तारांकन। अज़रियल को सोए और फिर से जागे हुए पूरा एक दिन बीत चुका था। पवित्र राजधानी में अराजकता कम हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि नागरिक अब डरे हुए नहीं थे। विभिन्न संघों के अधिकांश नायक जो पहले पहुंच गए थे, या तो पीछे हटने लगे थे या तंबुओं की रखवाली कर रहे थे। ये सब अज़रियल, सेलेस्टिना और जैस्मीन की उपस्थिति के कारण हुआ। सरकारी सैनिक राजधानी में गश्त करते रहे तथा दुश्मन के आगे के हमलों के प्रति सतर्क रहे। अज़रियल अपने बिस्तर पर बैठा था, उसकी नज़र फ्रेया पर टिकी थी, जो उसके सामने कुर्सी पर बैठी थी और उसे ठंडी नज़रों से देख रही थी। वह काले रंग की पोशाक पहने हुए पैर मोड़कर बैठी थी। पोशाक सरल किंतु प्रभावशाली थी, जिसका कठोर कपड़ा उसके चारों ओर दूसरी त्वचा की तरह लिपटा हुआ था। इसकी बनावट खुरदरी और सुंदरता से रहित थी। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त थी जो सुंदरता के बजाय लड़ाई को प्राथमिकता देता था। उसकी गुलाबी आंखें उस पर सिकुड़ी हुई थीं। कोई भी अन्य व्यक्ति अपने सामने ऐसी आकृति रखने के लिए देवताओं को धन्यवाद दे सकता था, लेकिन अज़रियल अलग था। उसने उसकी ओर उदास भाव से देखा। क्या आप यहाँ अपने राजकुमार की प्रशंसा करने आए हैं, या आप वास्तव में कुछ कहने की योजना बना रहे हैं? अज़रियल ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। वह सीधा होकर बैठ गया, उसकी पीठ अब कठोर हो गई थी। उसके कठोर स्वर से फ्रेया की आंखें और भी तेज हो गईं। लेकिन अज़रियल के पास अपने कारण थे। वह जो दबाव डाल रही थी, उससे वह असहज महसूस कर रहा था। वह अभी भी थका हुआ था और आशा कर रहा था कि जब सब कुछ ठीक से नहीं तो कम से कम उसकी योजना के अनुसार हो जाएगा तो उसे आराम मिलेगा। उसका दाहिना हाथ, जो पुनः जुड़ गया था लेकिन अभी भी पट्टियों में बंधा हुआ था, थोड़ा सा धड़क रहा था। चिकित्सक ने 2 सप्ताह तक पट्टियां बांधे रखने की सलाह दी थी। हालांकि अज़रियल को यह पूरी तरह समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया, जबकि वह पहले से ही अपना हाथ आसानी से हिला सकता था। फिर भी उन्होंने इसका पालन किया। जैस्मिन कुछ आवश्यक नींद लेने के लिए एक निजी तंबू में चली गई थी, और फ्रेया ने, जब वे अकेले थे, तो इस अवसर का लाभ उठाकर उसके पास पहुंच गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, अज़रियल ने फिर बीच में ही टोक दिया, और उस आभा को दबा दो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, नहीं, मैं कोई अधीनस्थ हूं जिसे तुम्हें डराने की जरूरत है। फ्रेया की नज़रें उस पर टिकी रहीं। वह उसके चेहरे का विश्लेषण कर रही थी तथा उस बेचैनी को देख रही थी जिसे वह छिपाने का प्रयास कर रहा था। उसके होंठ फड़क उठे, लगभग मुस्कुराहट में बदल गए। आमतौर पर शांत रहने वाले राजकुमार की प्रतिक्रिया से वह प्रसन्न थी। मुझे अपनी किस्मत पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। हमारा रिश्ता पहले ही बहुत खराब स्थिति में है। अंततः फ्रेया ने अपनी आभा वापस ले ली और अज़रियल ने राहत की सांस ली। यदि कोई और होता तो फ्रेया ने उसकी मौके पर ही जान ले ली होती, लेकिन अज़रियल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक राजकुमार था, यद्यपि उत्तराधिकारी नहीं, और स्पष्ट रूप से क्रिम्सन कबीले का पसंदीदा था। इसके अलावा अगर वह अब उस पर हमला करती तो बचने का कोई रास्ता नहीं होता। बाहर खड़े सैनिकों ने उसे अकेले ही उसके तंबू में प्रवेश करते देखा था, और यदि उसने उन्हें भी मार डाला तो भी अंततः उसका पता उसी तक ही पहुंचेगा। महान कुलों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। फ्रेया को पहले से ही पता था कि वे कितने डरावने हो सकते हैं। जब फ्रेया ने अंततः बात की तो उसका स्वर प्रहार करने के लिए तैयार ब्लेड की तरह ठंडा था। नियोजेनेसिस के हमले में 319 लोग मारे गए। इनमें 94 महिलाएं, 26 बच्चे और बाकी पुरुष थे।
हवा और भी ठंडी हो गई क्योंकि अज़रियल ने उसे एक अंधेरे अस्पष्ट भाव से घूरा। फेया ने आगे कहा, यदि आप और सोलोमन ने योजना का पालन किया होता तो उनकी मृत्यु टाली जा सकती थी, लेकिन इसके बजाय आप दोनों का अपना अपना एजेंडा था और जब मैंने आपको मिशन सौंपा तो आपने हमें सूचित करने की भी जहमत नहीं उठाई। किसी मिशन की अवज्ञा करने पर आमतौर पर गंभीर परिणाम होते थे, लेकिन फेया यहाँ कुछ भी लागू नहीं कर सकती थी, तब तो बिल्कुल नहीं जब अज़रियल ने जुआ खेला था और जीत गया था। वह एक हेप्टाक की मौत के लिए जिम्मेदार था, एक ऐसा कृत्य जिसने पवित्र राजधानी और जल्द ही पूरे विश्व में अफवाह फैला दी थी। यह अवश्यंभावी था कि क्रिम्सन कबीला अज़रियल के नाम पर इस जीत का दावा करेगा। यह एक राजकुमार के रूप में अज़रियल क्रिम्सन की पहली आधिकारिक उपलब्धि होगी, एक हेप्टाक का वध। जवाब देते समय अज़रियल की आवाज़ धीमी हो गई। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे प्रशिक्षक साल्वेटर या प्रशिक्षक जूलियट या प्रशिक्षक रनी पर भरोसा नहीं था। मुझे सिर्फ सोलोमन पर भरोसा था। अगर जोरान जैसे किसी व्यक्ति को मारने की कीमत 319 लोगों की मौत थी, तो मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली था। उसे जिंदा रखने से कहीं ज्यादा बड़ी त्रासदी हो सकती थी। उसने जारी रखा, जहां तक उन 319 लोगों की बात है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके लिए शोक मनाऊं, तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन अगर इससे आपको अच्छा महसूस हो तो आप मुझे उनके नाम और चेहरे बता सकते हैं और मैं उन्हें जीवन भर अपने साथ रखूंगा। उनके बीच हवा में एक भारी विराम छा गया। माहौल गंभीर था और फेया उसकी बातें सुनकर जानती थी कि वह सही था। यदि न्यू जेनेसिस की शून्यकाल कोठरी और अकादमी के भीतर उनके जासूसों पर हमला करने की योजना के बारे में अज़रियल की चेतावनी न होती तो मरने वालों की संख्या कहीं अधिक होती। संक्षेप में, आज अज़रियल ने एशिया को बचाया था। अगर पहला और दूसरा समूह आपस में मिल जाते तो दूसरे समूह में छिपे जासूस शायद सबको मार डालते, खासकर प्रशिक्षक बेंसन के गद्दार होने के कारण। फिर भी अज़रियल ने सब कुछ संभाल लिया। फेया ने आह भरी, उसकी निगाहें थोड़ी नर्म पड़ गईं, उसकी आवाज़ की धार कुछ कम हो गई। कैडेटों के बीच एक अफवाह है। वे कह रहे हैं कि क्रिम्सन प्रिंसेस के साथ एक चांदी के बालों वाला रक्त शैतान था जिसने पहली मंजिल पर आतंकवादियों के सिर धड़ से अलग कर दिए, और दूसरी मंजिल पर एक सुनहरे बालों वाला शूरवीर और एक हरी आंखों वाला तीरंदाज सैकड़ों मरे हुए लोगों का वध कर अनगिनत कैडेटों को बचा रहा था। वह चांदी के बालों वाला लड़का, कैडेट नोल, वही जो अज़रियल के साथ अकादमी में दाखिल हुआ था। मुझे लगा था कि वह बस एक साधारण नौकर है, लेकिन अब समझ आया। वह दूसरे समूह के खिलाफ अज़रियल का तुरुप का पत्ता था, एक मध्यम दर्जे का, जिसका प्रशिक्षक बेंसन ने हिसाब नहीं लगाया था। निस्संदेह, जैस्मीन के प्रकट होने पर बेंसन घबरा गया होगा। उसने शायद सोचा था कि अज़रियल से निपटना आसान होगा और बाद में दूसरों की मदद से जैस्मीन को खत्म करने की योजना बना रहा था। लेकिन इनमें से कोई भी काम नहीं आया। प्रशिक्षक बेंसन और उसके सभी लोग एक ही लड़के के सामने पराजित हो गए। नोल मेरा एक है, अज़रियल ने दृढ़तापूर्वक कहा। तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उससे उसकी हरकतों के बारे में बात करूंगा। जहां तक ल्यूमिन और येलेना की बात है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। वे अच्छे लोग लगते हैं। बेशक हीरो, फेया ने भौहें चढ़ाईं। मैं उनके अविश्वास को समझता हूं, लेकिन क्या वह इससे अधिक लापरवाह हो सकते हैं? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम मर भी सकती हो? फेया ने भारी आवाज में पूछा। दरअसल तुमने मुझसे 3 बार झूठ बोला है। मैं अभी सारे नतीजों की परवाह न करते हुए तुम्हें मार सकता हूं और भाग सकता हूं। अज़रियल ने कुछ क्षण तक उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुरा दिया। जाहिर है, मुझे मौत से डर लगता है। किसे नहीं लगता? लेकिन अगर आप मुझे मारना चाहती हैं, हेडमिस्ट्रेस, तो जाए। मेरा सिर लेकर जिंदगी भर भागते रहिए। मुझे यकीन है कि आपकी काबिलियत वाला कोई भी इंसान कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन क्या मैं ये सब दोबारा करूंगा? बिना किसी हिचकिचाहट के। यदि किसी ने उन दोनों के बीच की बातचीत सुन ली होती तो निस्संदेह उनमें भागने की इच्छा उत्पन्न हो जाती। अज़रियल और फेया के बीच तनाव इतना असहज हो गया था। सबसे दुखद बात यह थी कि अज़रियल और फेया एक दूसरे को केवल दुश्मनी के कारण नापसंद नहीं करते थे, बल्कि इसलिए करते थे क्योंकि वे जानते थे कि वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। दोनों को पता था कि दूसरा व्यक्ति स्थिति का फायदा उठाने के लिए किसी भी अवसर का लाभ उठा लेगा, जैसा कि अज़रियल ने पहले भी किया था। फेया ने अंततः अपनी अंगुलियों को आर्मरेस्ट पर टैप करते हुए आह भरी। जो हो गया सो हो गया, मुझे लगता है। तुमने अच्छा किया, मेरे राजकुमार। अचानक स्वीकृति से अज़रियल थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने देखा कि फेया ने अपना सिर 10वें के प्रवेश द्वार की ओर घुमाया। क्या तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ? उसने पूछा। मुझे लगता है कि आपके पास एक विचार होना चाहिए। अज़रियल ने धीमी आवाज़ में जवाब देने से पहले चुपचाप उसकी ओर देखा।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक सच्चा नायक। तो वह जानता है। फेया के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, एक दुर्लभ दृश्य जो उस समय 10वीं कक्षा में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को मोहित कर सकता था। वास्तव में एक सच्चा नायक, उसने कहा। इस घटना ने मुझे दिखाया है कि कौन खतरे से भागता है और कौन उसकी ओर बढ़ता है, कौन आगे बढ़ता है और कौन पीछे, कौन सक्षम है और कौन नहीं। इन सब से पहले मुझे लगता था कि मुझे जवाब पता है, और वह जवाब आप थे। लेकिन अब, अज़रियल मुस्कुराया, उसकी नज़र अब प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थी। आपने अपनी नज़रें लुमिने पर टिका दी हैं, है ना? फेया ने सिर हिलाया, उसके विचार तेजी से दौड़ने लगे। वो इतना ताकतवर कैसे हो गया? मैंने उसके अतीत को खंगालने की कितनी भी कोशिश की, कुछ भी नहीं मिला, न किसी लड़ाई या बड़ी लड़ाई का रिकॉर्ड। क्या उसकी प्रतिभा वाकई इतनी ज़बरदस्त हो सकती है? प्रशिक्षक बेंसन के साथ अपनी लड़ाई से पहले मैंने कैडेटों को देखा, उनमें से प्रत्येक को। फेया की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, एक दुर्लभ प्रतिक्रिया जब वह अज़रियल की ओर मुड़ी, जो प्रवेश द्वार पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। ये साल वाकई प्रतिभावान है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या शून्य लोक में बिताए मेरे साल बर्बाद हो गए। शायद उन्हें ही बर्बाद होना चाहिए था। क्या वह असुरक्षित महसूस कर रहा है? यद्यपि फ्रेया आश्चर्यचकित थी, लेकिन वह समझ गई कि उसका क्या मतलब था। शून्य क्षेत्र में 2 साल तक संघर्ष करते हुए, जीवित रहते हुए, फिर भी वह केवल ग्रेड 3 इंटरमीडिएट तक ही पहुंच पाए। लेकिन फिर भी, उस समय उनके पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं थी। वह युवा थे और फिर भी बच गए, और ज्यादा मजबूत होकर उभरे। फेया ने समर्थन के शब्द कहने पर विचार किया, लेकिन उनका रिश्ता इतना जटिल था कि वह ऐसा नहीं कर सकती थी। राजकुमारी सेलेस्टिना की डार्क किंग के खिलाफ लड़ाई निराशाजनक थी, अज़रियल ने टिप्पणी की। उसके पास पहले से ही अनुभव है, लेकिन वह अपनी ताकत के मामले में भी बहुत आगे थी। अगर वह आगे बढ़ती है, तो ज्यादातर लोग उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये, निश्चित रूप से, तब संभव था जब वह अपने अद्वितीय कौशल पर नियंत्रण करना सीख जाती। फेया और अन्य लोगों को नहीं पता था, लेकिन अज़रियल को पता था। सेलेस्टिना ने अपने अद्वितीय कौशल का उपयोग इस डर से नहीं किया कि कहीं वह नियंत्रण खो न दे। लेकिन अगर वह कभी इसमें महारत हासिल कर लेती है, इस विचार ने अज़रियल को भयभीत और उत्साहित कर दिया। कैडेट ल्यूमिने को आग से लगाव है, हालांकि मुझे संदेह है कि उनमें दोहरी या यहाँ तक कि एकाधिक रुचियाँ हो सकती हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फेया की आंखें पूरी तरह खुल गईं, उसका आश्चर्य स्पष्ट था। 2 से अधिक समानताएं। यदि यह सच है तो ल्यूमिन ऐसी शक्ति रखने वाला पहला मानव होगा। कैडेट येलेना को मन के हेरफेर का शौक है, वह उसे अपनी इच्छानुसार ढाल लेती है। जहां तक कैडेट वर्जिल का सवाल है, मुझे यकीन नहीं है। उसकी रुचि कम से कम मन से जुड़ी हुई लगती है। अज़रियल नहीं रुका। उन्होंने एक एक करके उन कैडेटों की क्षमताओं का बखान किया जिनका उन्होंने अवलोकन किया था। फेया ने इस जानकारी के मूल्य को समझते हुए चुपचाप सुना। अंततः अज़रियल उसकी ओर मुड़ा। आपको एक सच्चा नायक चाहिए, कोई ऐसा जिसे हम आगे बढ़ा सकें, कोई ऐसा जो हमें उस लड़ाई में जीत दिला सके जिसमें हम हारने के लिए अभिशप्त हैं। फेया की सांस रुक गई। वह जानता है, बेशक उन्होंने ऐसा किया। वह शून्य क्षेत्र के अनदेखे हिस्सों में गया है। कौन जानता था कि उसने वहां क्या रहस्य उजागर किए थे। बोलते समय अज़रियल की आंखें साफ थीं। लुमिने के गुरु बनो। फेया ने उसकी बातें समझते हुए पलकें झपकाईं। अगर आपको एक सच्चा हीरो चाहिए, अज़रियल ने आगे कहा, तो आपको उसे प्रशिक्षित करना होगा। वह अपने दम पर इस मुकाम तक पहुंचा है। सोचिए, आप जैसे किसी के मार्गदर्शन में वह और कितना कुछ हासिल कर सकता है। सिर्फ ल्यूमिन ही नहीं, येलेना भी। एक राजकुमारी और एक हीरो के तौर पर सेलेस्टिना का अपना रास्ता है। इन सब के बाद, वह निस्संदेह खुद पर काम करेगी। हमें उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। फेया ने स्वयं को बहस करने में असमर्थ पाया। अज़रियल सही था। यदि वह ल्यूमिन और संभवतः येलेना को अपने संरक्षण में ले लें, तो वे नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। महान खिलाड़ियों के टूर्नामेंट के निकट आने के साथ, ल्यूमिन जैसा कोई खिलाड़ी प्रथम वर्ष का ब्रैकेट भी जीत सकता है। मैं इस अवसर को बर्बाद नहीं कर सकता। फेया ने उसकी उन लाल आंखों की ओर देखते हुए सोचा। और आपका क्या हाल है? उसने पूछा। यद्यपि उनके बीच अच्छे संबंध नहीं थे, फिर भी यदि अज़रियल ने उसे भी मार्गदर्शन देने के लिए कहा, तो फेया स्वीकार कर लेगी। वह भविष्य के लिए महत्वपूर्ण थे, चाहे राजकुमार हो या नहीं, और निस्संदेह प्रतिभाशाली थे। इसके अलावा, मैंने सुना है कि उसे कभी किसी ने ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया। उसने जो कुछ भी किया है, वह लगभग खुद ही सीखा है। यद्यपि अज़रियल ने अपने से उच्च रैंक वाले व्यक्ति बेंसन को हरा दिया था, फिर भी सुधार की गुंजाइश थी, विशेष रूप से उस स्थिति को देखते हुए जिसमें वह शून्य कालकोठरी से बाहर आया था।
अज़रियल को थोड़ी देर के लिए आश्चर्य हुआ, फिर वह मुस्कुराने लगा। ओह, अब मैं खूब प्रशिक्षण लूँगा। आपको मेरे किसी और आतंकवादी संगठन से जुड़ने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये राहत की बात है। फ्रेया ने मन ही मन खुशी से आह भरी। अगर वह अगले दिन उसके पास किसी और आतंकवादी खतरे की घोषणा करने आता तो शायद वह वहीं उसका गला घोंट देती। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका भी मार्गदर्शन करूं? अज़रियल ने अपना सिर हिलाया और उसकी मुस्कान कृतज्ञता में बदल गई। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे मन में पहले से ही कोई है। उसने प्रवेश द्वार की ओर देखा, उसकी मुस्कान उदास हो गई। अगर मैं उसे ढूंढ सकूं, और अगर वह अब मुझसे नाराज नहीं है तो। तारांकन 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 तारांकन। अज़रियल ने प्रवेश द्वार की ओर देखा, जहां से फ्रेया कुछ क्षण पहले गई थी। कमरे में सन्नाटा फिर से छा गया। यद्यपि अंततः सब कुछ समाप्त हो गया था, फिर भी उसके मन में यह विचार कौंधता रहा कि यह सब ढहने के कितने करीब आ गया था। यदि ज़ोरान दूसरी मंजिल को संरक्षित करने के प्रति इतना जुनूनी न होता तो सोलोमन को बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ता। यहाँ तक कि एक संभावना ये भी थी कि सोलोमन हार सकता था, विशेष रूप से ज़ोरान द्वारा एक शून्य यात्री का खून पीने के बाद। लेकिन ज़ोरान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। उसने सोलोमन को आत्मा क्षेत्र की लड़ाई के लिए चुनौती दी थी। अज़रियल ने आह भरी, अपना दाहिना हाथ मोड़ा, उसे ऐसे हिलते हुए देखा जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसे बहाल कर दिया गया, फिर भी एक अजीब, स्थायी अनुभूति बनी रही। वह बिस्तर से उठने ही वाला था कि उसका शरीर जड़ हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके सामने पैनलों की एक श्रृंखला प्रकट हो गई। मुख्य कार्यक्रम संपन्न, उत्पत्ति का जन्म। मुख्य खोज विफल, नेता को हराएं और पकड़ें। साइड क्वेस्ट विफल, नेता के सहयोगियों को हराएं और कब्जा करें। साइड क्वेस्ट विफल, शून्य काल कोठरी में किसी भी कैडेट को मरने से रोकें। प्रदर्शन मूल्यांकन, भयानक गलती, त्रुटि त्रुटि त्रुटि। मुख्य कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ है। मुख्य खोज में एक परिवर्तन हुआ है। साइड क्वेस्ट में बदलाव हुआ है। मेजबान की कार्रवाइयों का पुनर्मूल्यांकन। मुख्य घटना की कठिनाई का पुनर्मूल्यांकन। त्रुटि, मुख्य कार्यक्रम शुरू होने से पहले होस्ट की कार्रवाइयों का मूल्यांकन करने में असमर्थ। होस्ट ने टाइमलाइन में अप्रत्याशित परिवर्तन किए हैं। गलती, ने सिस्टम में हस्तक्षेप किया है। गलती R4 में हस्तक्षेप किया है। गलती, अज़रियल की सांसें अटक गईं जब पैनल उसके सामने इतनी तेजी से चमक रहे थे कि उसे समझ पाना मुश्किल था। वह मुश्किल से उनका सामना कर पा रहा था। उद्धरण ... ये निश्चित रूप से वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। मुख्य खोज को द्वारा बदल दिया गया है। गलती, साइड क्वेस्ट को द्वारा बदल दिया गया है। गलती, प्रदर्शन का पुनर्मूल्यांकन द्वारा किया गया है। गलती, गलती, होस्ट के साथ संवाद करने का प्रयास कर रहा है। त्रुटि, संवाद करने में असमर्थ प्रयास सफल। याद करना, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अज़रियल ने तेजी से सांस ली, उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए और ठंडी, खौफ भरी लहर उसके अंदर दौड़ गई। उसका गला सूख गया, उसका शरीर जम गया। स्क्रीन पर लिखा शब्द उसकी आंखों में उतर गया। समयरेखा में परिवर्तन हुआ है। द्वारा प्रदत्त प्रणाली गलती R द्वारा मूल्यांकन के बाद बंद हो जाएगा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... आपसे मिलकर अच्छा लगा, हालांकि संक्षिप्त। क्या अज़रियल का दिमाग खाली हो गया क्योंकि उसकी आंखों के सामने और भी पैनल उभर आए। भारी मात्रा में लिखे संदेश उसके दिमाग में घूम रहे भ्रम को और बढ़ा रहे थे। मुख्य खोज पूरी हुई, विनाश के दूत ज़ोरान को हराना। साइड क्वेस्ट पूरा हुआ, नेता बेंसन और उसके सहयोगियों को हराएं। प्रदर्शन मूल्यांकन, शानदार। योजक चिन्ह ग्रेटर देन, आपके कार्यों ने एक ही झटके में समयरेखा को तोड़ दिया है। योजक चिन्ह ग्रेटर देन, अपने दोस्तों को पास रखो लेकिन दुश्मनों को और भी करीब। आदरणीय संत फ्रेया को भी प्रशिक्षक बेंसन के विश्वासघात का संदेह नहीं था, फिर भी तुमने उन सभी को धोखा दिया। योजक चिन्ह ग्रेटर देन, प्रशिक्षक केविन, एक निर्दोष व्यक्ति को भी मृत्यु के पुत्र के न्याय से नहीं बख्शा गया। कितना विश्वासघात। योजक चिन्ह ग्रेटर देन, शून्य काल कोठरी का प्रकोप भी तुम्हें रोक नहीं सका। एक पालना भी तुम्हें पीछे नहीं हटा सका। योजक चिन्ह ग्रेटर देन, बेंसन और उसके साथी एक एक करके मारे गए, मृत्यु के पुत्र द्वारा मारे गए। तुम्हारे घिनौने कृत्य शानदार थे। योजक चिन्ह ग्रेटर देन, विनाश के बेटे ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि आपने कितने धैर्य से उसके पतन की योजना बनाई। मृत्यु में विनाश भी नहीं बच सकता। परिवार आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। कमाल है। इवेंट अनुभव 30% प्राप्त हुआ। योजक चिन्ह ग्रेटर देन, मन कोर स्तर 2, 0%, 64%, 100%।
अज़रियल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह तैर रहा हो, उसके शरीर के हर हिस्से में उत्साह भर गया और ऊर्जा का एक विद्युतीय स्पंदन उसके अंदर उमड़ पड़ा। खोज पुरस्कार, जीवित रहना। सिस्टम अब बंद हो जाएगा। स्थिति अपडेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... अलविदा। वह पल के झपकाते हुए आखिरी पैनल को घूरने लगा। एक अनंत काल के बाद जो जानकारी उसने अभी अभी देखी थी, उसे एक साथ जोड़ते हुए उसके होठों से एक खोखली हंसी निकल गई। मुझे इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सिस्टम बंद होने के कुछ घंटों बाद अज़रियल अपने आंसू रोक नहीं सका और रोने के लिए बिस्तर पर अकेले जाने का इंतजार करने लगा। क्यों? क्योंकि सभी को अकादमी में वापस लौटने या घर जाने की अनुमति थी। स्वाभाविक रूप से 4 बड़े कुल इस स्थिति से क्रोधित थे और प्रत्येक ने अपनी अपनी सेनाएं भेजीं, डस्क आर्मी, नेबुला आर्मी, फ्रॉस्ट आर्मी और क्रिम्सन आर्मी। उनसे संबद्ध संघों को भी तुरंत भेज दिया गया। बेशक सेलेस्टिना को ग्रैंड मास्टर थॉमस और फ्रॉस्ट आर्मी की मदद से ले जाया जाएगा, जबकि अज़रियल और जैस्मीन के साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसी घटना घटित होने पर अकादमी को, विशेष रूप से फ्रेया को, काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह इससे निपट लेगी। अरे, जब पुस्तक में मृतकों की संख्या हजारों में बताई गई थी, तब भी वह बड़ी मुश्किल से ऐसा कर पाई थी, तो अब वह ठीक हो जाएगी। अज़रियल अपने निजी तंबू के अंदर जैस्मीन के साथ खड़ा था और अपने अनुरक्षक के आने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारा हाथ कैसा है? जैस्मिन ने पूछा। उसकी अभिव्यक्ति चिंतित थी क्योंकि वह अज़रियल के पट्टी लगे हाथ को देख रही थी। मुस्कुराते हुए अज़रियल ने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसे जकड़ा और उसके सामने खोल दिया। अब बिल्कुल ठीक हूँ। देखा, जैस्मिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन गुनगुनाने लगी, ये देखकर कि उसे अब दर्द नहीं हो रहा था। तभी उसकी नज़र दूसरी जगह पर गई। अज़रियल ने केवल काली टी शर्ट और पैंट पहन रखी थी। फ्रेया के जाने के बाद उसने अपने फटे हुए अकादमी के कपड़े बदल लिए थे। ये वह पोशाक नहीं थी जो उन्हें सार्वजनिक रूप से पहननी चाहिए थी, लेकिन उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था और कोई अन्य विकल्प भी नहीं था, तथा उन्हें कोई सैन्य पोशाक पहनने में कोई रुचि नहीं थी। हालांकि मेरे पास अभी भी वे कपड़े हैं जो सोलोमन ने मुझे यूरोप में दिए थे। ये किसी दिन काम आ सकता है। सोलोमन की बात करें तो वह होटल में ठहरे कैडेटों के पास जाने से पहले अज़रियल का हालचाल जानने के लिए वहां गए थे। अब उनकी उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं थी, खासकर तब जब उनकी सुरक्षा के लिए अन्य लोग भी मौजूद थे। इसके बजाय उनके लिए यह बेहतर था कि वे सुनिश्चित करें कि कैडेटों को कुछ भी न हो। कम से कम वह ज़ोरान के मैनाकोर से खुश है। यद्यपि उसे इससे दुख हुआ, लेकिन अज़रियल समझ गया कि सोलोमन द्वारा ज़ोरान के मूल पर दावा करना स्वाभाविक था। आखिरकार उसने उसे मार डाला था। यद्यपि मनुष्यों से मैनाकोर लेना अस्वीकार्य था, फिर भी अज़रियल के पास कोर रीपर के साथ कोई विकल्प नहीं था, जबकि सोलोमन, खैर, उसे इसकी परवाह ही नहीं थी। मनुष्यों से मैनाकोर प्राप्त करने के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण एक ऐसा नियम था जिसे 4 महान कुलों ने जानबूझकर बनाया था। उन्होंने कुछ चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए अफवाहें फैलाईं और कानून बनाए। अधिकांश लोगों को तो ये भी पता नहीं था कि किसी मानव के मन कोर को अवशोषित करना संभव है। उनके पास क्या विकल्प था? 4 महान कुलों को नियंत्रण बनाए रखना था, अन्यथा अराजकता फैल जाती। जैस्मिन ने बोलने से पहले एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाई, जिससे अज़रियल को उसके विचारों से बाहर निकाला गया। मैंने देखा है कि जब से हम सतह पर वापस आए हैं, तब से आप इसे पहने हुए हैं, लेकिन आपके पूरे बाएं हाथ पर पट्टी क्यों बंधी है? क्या वहां भी कोई चोट है जो चिकित्सकों ने नहीं देखी? वह उसकी बाईं बांह को घूर रही थी, जो समझ में आ रहा था उसने बिना आस्तीन की टी शर्ट पहन रखी थी। अज़रियल ने अपनी पट्टी बंधी बांह की ओर देखा, जो उसने कुछ घंटे पहले ही बांधी थी। उसने जैस्मीन की ओर देखा। हर समय इसे छिपाने की कोशिश करना बहुत थका देने वाला है। उसे इस बात से कोई खास आपत्ति नहीं थी कि वह मृत्यु के पुत्र का निशान देखे, लेकिन वह चाहता था कि वह ऐसा न देखे। शायद अगर वह जीवन या सपनों का संदेशवाहक होता तो बात अलग होती, लेकिन यदि मृत्यु के दूत को सभी जानते तो स्वाभाविक रूप से मानवीय दृष्टि से उसे नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता। अज़रियल ने धीरे से कहा, यह एक चोट है, हाँ, लेकिन वह चोट नहीं जो मुझे शून्य कालकोठरी में लगी थी। ये शून्य क्षेत्र से है। अगर मैं उन्नत भी हो जाऊं तो भी यह ठीक नहीं होगी। जैस्मीन की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उनके बीच का माहौल गंभीर हो गया था। वह अपने होंठ काटती हुई उसकी पट्टी बंधी बांह को घूर रही थी। दर्द हो रहा है क्या? अज़रियल ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, वास्तव में नहीं, लेकिन मैं इसे छिपा कर रखना चाहूँगा। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे ज़्यादातर लोग देखना चाहेंगे। उसका आशय समझकर जैस्मिन ने सिर हिलाया और विषय से पीछे हट गई। कितनी समझदारी है! वह ऐसी बहन पाकर कृतज्ञ महसूस करता था।
मुझे उसकी अधिक सराहना करनी चाहिए। वह अपने निस्वार्थ विचारों से प्रसन्न होकर स्वयं ही सिर हिलाया। आखिरकार वह ऐसा ही था, एक निस्वार्थ सम्माननीय व्यक्ति। शायद माहौल को हल्का करने के लिए जैस्मीन ने अचानक उस पर मुस्कुरा दिया। जानती हो, माँ पिछले 1 घंटे से फ़ोन पर मुझे परेशान कर रही हैं। उन्हें तुमसे बहुत कुछ कहना है। मैंने किसी तरह उन्हें फ़ोन करने से रोका, उन्हें बताया कि तुम ठीक हो, लेकिन घर वापस आने के बाद मुझे पूरा यकीन नहीं है। अज़रियल के पूरे शरीर में भय की ठंडी लहर दौड़ गई, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी जब वह जैस्मीन की ओर देख रहा था और उसके शब्दों को समझ रहा था। ओह नहीं, वह पूरी तरह से भूल गया था। उसकी माँ, वह निश्चित रूप से उसे मारने जा रही थी। रुको, रुको, पिताजी समझ जाएंगे और वह उसे शांत कर देंगे। अज़रियल के विचार अंधकार में हो गए जब उसे अपने माता पिता के बीच की गतिशीलता याद आई। उनके पिता भले ही क्रिम्सन राजा थे, लेकिन उनकी माँ रानी थीं। एक रानी जो अपनी प्रजा पर शासन करती थी, अर्थात उसके पिता पर। उद्धरण डॉट 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 जो इतना भयभीत करने वाला है वह इतना बेकार कैसे हो सकता है। अज़रियल ने जैस्मिन की ओर विनती भरे भाव से देखा, लेकिन उसने अपनी नज़रें फेर लीं और समय समय पर उसकी ओर दयनीय दृष्टि से देखने लगी। उसके इरादे स्पष्ट थे, वह इस मामले में अकेला था। उसके होठों से सूखी हंसी निकल गई। पहले तो सिस्टम मुझे कोई पुरस्कार दिए बिना ही बंद हो जाता है, और अब मैं एक नए मुख्य कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा हूं जो संभवतः उससे भी अधिक खतरनाक है जिसे मैंने अभी अभी पूरा किया है। चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थीं। कम से कम अपनी उस बेकार प्रणाली और उसके साथ आए डरावने पैनलों के बावजूद उन्होंने इस घटना के अनुभव से बहुत कुछ हासिल किया था। अब वह ग्रेड 1 इंटरमीडिएट बनने के बेहद करीब था। ऐसे ही, इससे पहले कि वह अपनी निराशा पर विचार कर पाता, तंबू का पर्दा खुल गया और एक सामान्य छोटे बाल वाला व्यक्ति अपनी मुद्रा ठीक करते हुए अंदर आया। मैं क्रिम्सन कबीले के राजकुमार अज़रियल और राजकुमारी जैस्मीन को नमस्कार करता हूँ, उस आदमी ने झुकते हुए अपनी दाहिनी मुट्ठी छाती पर पटकते हुए कहा। जैस्मिन ने सिर हिलाया, उसका चेहरा ठंडा था। क्या वह हमेशा इतनी ठंडी दिखती थी? अज़रियल ने उलझन में सोचा। आप ऊपर देख सकते हैं, उसने कहा, उसकी आवाज़ भी उतनी ही ठंडी थी। और यह ठंडी आवाज़, शायद वह जैस्मीन से इतना अधिक प्रभावित था कि उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह दूसरों को कैसी दिखती है। यहाँ तक कि पुस्तक में कभी भी यह उल्लेख नहीं किया गया कि वह अन्य लोगों के सामने किस प्रकार व्यवहार करती थी, क्योंकि अज़रियल की मृत्यु के बाद शुरू से ही वह उदासीन रही थी। लेकिन अब वह जीवित था। आदमी ने अपनी मुद्रा सीधी कर ली, लेकिन उसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 2 लोग तंबू के बाहर इंतजार कर रहे हैं जो दावा कर रहे हैं कि वे क्रिम्सन कबीले से हैं और आप दोनों को EASC तक ले जाने के लिए तैयार हैं। अज़रियल चुपचाप देखता रहा जब जैस्मीन ने अपनी बाहें पार करके सिर हिलाया। उन्हें अंदर आने दो। वह आदमी जल्दी से फिर झुका और तंबू से बाहर चला गया। अज़रियल ने जैस्मीन की ओर देखा, लेकिन उसने कुछ न कहना ही बेहतर समझा। सच कहूं तो वह डरावनी थी। एक और व्यक्ति अंदर आया। अज़रियल और जैस्मीन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उन्हें पता चल गया कि वह कौन था। उन्होंने क्रिम्सन आर्मी की गहरे लाल रंग की सैन्य वर्दी पहनी हुई थी तथा उनके कंधों पर काले रंग का फर वाला कोट लपेटा हुआ था। उसकी छाती पर स्वर्ण पदक और उपलब्धि के बैज लगाए गए थे। उसके लाल बाल उसकी पीठ पर खून की तरह बह रहे थे और उसकी सुनहरी आंखें 2 सूर्यों की तरह अज़रियल पर टिकी हुई थीं। उसकी उपस्थिति अधिकार का एहसास कराती थी और सम्मान की मांग करती थी। जब उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी छाती पर पटकी और एक घुटने पर बैठ गई, तो उसकी सुनहरी आंखें कांप उठीं। मैं अपने राजकुमार और राजकुमारी को नमस्कार करता हूँ। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप उठी। अज़रियल को ठीक ठीक पता था कि वह कौन थी। बेशक उसे इसकी ज़रूरत थी, उसे अपनी यादों या किताब के ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं थी। मीरा एम्बरहार्ट, क्रिम्सन आर्मी की कमांडर और मेरे पिता की दाहिनी हाथ। लेडी मीरा, आप शून्य क्षेत्र से वापस आ गई हैं। जैस्मिन ने सबसे पहले बात की। वह पूरी तरह से स्तब्ध थी। मीरा ने खड़े होने से पहले उसकी ओर मुस्कुराकर देखा। उसने सिर हिलाया। हाँ, मैं हूँ। मेरे राजा ने मुझे कुछ दिन पहले ही EASC लौटने का आदेश दिया था। वह अभी भी वहाँ हैं, किन कारणों से मुझे नहीं पता। उसकी नज़र अज़रियल पर टिक गई। मेरे राजकुमार, मैंने आते ही आपके लौटने की खबर सुनी। जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने समय से शून्य क्षेत्र में हो, तो मैं हर कोने की तलाशी लेता। अज़रियल ने कुछ क्षणों तक उसकी ओर देखा। तंबू में सन्नाटा छा गया, फिर वह एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, लेडी मीरा, मैं आपको या किसी और को दोष नहीं देता। जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मैं बस जिंदा होने और अपने परिवार से दोबारा मिलने के लिए आभारी हूँ।
मीरा ने ऊपर देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं, फिर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, हालांकि उनमें अभी भी उदासी की झलक थी। अज़रियल उसे बचपन से ही अच्छी तरह जानता था। वह उसके और जैस्मीन दोनों के प्रति गहरी परवाह करती थी, और वे दोनों उसके प्रति ऐसा ही महसूस करते थे। केवल 3 लोग थे जिनके साथ अज़रियल ने अपना अधिकांश बचपन बिताया था, जैस्मीन और मीरा उनमें से एक थी। वह हमेशा से ही क्रिम्सन डुओ की रखवाली करती रही थी। तुम बहुत अच्छे हो गए हो मेरे राजकुमार। मैं तुम्हारी वापसी के लिए सचमुच आभारी हूँ। अज़रियल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उसे कुछ याद आया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उस सिपाही ने बताया कि तुम दोनों थे। यहाँ और कौन है? अप्रत्याशित रूप से मीरा की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब वह एक तरफ हट गई, जिससे दूसरे व्यक्ति को अंदर आने का मौका मिल गया। जब उसने ऐसा किया तो अज़रियल और जैस्मीन दोनों की आंखें एक बार फिर चौड़ी हो गईं, हालांकि अलग अलग कारणों से। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे और उसकी ओब्सीडियन आंखें अज़रियल पर टिकी हुई थीं। जब अज़रियल ने उसे देखा तो उसके होठों से एक आवाज़ निकली। कुछ ही घंटे पहले वह उससे मिलने से डर रहा था, फिर भी वह उसके सामने खड़ी थी। जैस्मिन ने कुछ नहीं कहा। उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसे ऐसा करना चाहिए, वह बस उलझन में दोनों के बीच नज़रें गड़ाए हुए थी। तीसरा व्यक्ति जिसके साथ अज़रियल ने अपना बचपन बिताया था, उसकी निजी नौकरानी, जिसे वह अपनी मां के रूप में देखता था, अमाया। जैसे ही उसने उसका नाम लिया, घुटनों के बल बैठने के बजाय वह उसकी ओर दौड़ी। अगले ही पल अज़रियल ने पलकें झपकाईं और अचानक उसकी दृष्टि झुक गई, क्योंकि उसका सिर बिस्तर के किनारे से जोर से टकराया। दर्द से कराहते हुए वह हिलने में असमर्थ हो गया, क्योंकि अमाया उससे कसकर चिपकी हुई थी और उसके आंसुओं से उसकी कमीज भीग रही थी। मैंने सोचा था कि तुम मर गए हो मेरे राजकुमार। कुछ दिन पहले जब मैंने सुना कि तुम जीवित हो तो मैं तुरंत यहाँ भागना चाहता था। वह रो पड़ी और अज़रियल का चेहरा अपराध बोध से नर्म पड़ गया जब उसने धीरे से आह भरी और धीरे से उसके लंबे बालों को सहलाया। अज़रियल को अपने पिछले जीवन की कई बातों का पछतावा था जो उसने उस दिन मरने से पहले की थीं। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस ये था, उनका और अमाया का झगड़ा हुआ था। वह नहीं चाहती थी कि वह सैन्य अड्डे पर जाए, और अज़रियल हमेशा की तरह जिद्दी उसकी बात नहीं सुनता था। अंत में वह शून्य दरारों से मर गया था। जैस्मीन और मीरा उलझन में खड़ी होकर अज़रियल के चेहरे को पछतावे से विकृत होते हुए देख रही थीं, क्योंकि उसने अपनी आंखें फेर ली थीं। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन से पहले उनके और अमाया के बीच क्या हुआ था, इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। वे चुप रहे, जबकि अमाया अज़रियल को गले लगाती रही, उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। अंततः उसकी ओर देखे बिना अज़रियल ने धीरे से कहा, उद्धरण चिन्ह ... मुझे माफ़ करें। उसके शब्दों से जैस्मीन और मीरा के चेहरों पर उलझन और गहरी हो गई, लेकिन अमाया ने धीरे से ऊपर देखा। जब अज़रियल ने उसकी लाल आंसू भरी आंखें देखी तो उसके दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। वह बहुत देर तक उसकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला सका, इसलिए उसने फिर से नज़रें फेर लीं। उसे विरासत में मिली भावनाएं उस पर भारी पड़ रही थीं। वह अपने ऊपर गहरा अफसोस महसूस कर सकता था। उद्धरण चिन्ह ... कृपया ऐसा मत कहो, अमाया ने फुसफुसाते हुए अपना माथा उसकी छाती पर टिका दिया। मैं तो बस खुश हूं कि तुम वापस आ गए। आगे बोलने से पहले उसने कांपती हुई सांस ली। मेरे मूर्ख राजकुमार, जब से तुम छोटे थे तुमने कभी किसी की बात नहीं सुनी और न ही वो किया जो तुमसे अपेक्षित था। इसलिए मैं बस शुक्रगुजार हूं कि तुम अभी भी जीवित हो। आखिरकार अज़रियल ने उसकी ओर देखा और देखा कि वह उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। अंत में वह केवल मुस्कुराहट ही लौटा सका। तारांकन 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 तारांकन। ल्यूमिन होटल की लॉबी में एक मुलायम सोफे पर चुपचाप बैठा हुआ अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को देख रहा था। येलेना उसके बगल में बैठी थी। दोनों ही अपने सामने कैडेटों की भीड़ को देखकर अभिभूत हो गए थे। आप सचमुच अविश्वसनीय हैं कैडेट ल्यूमिन। एक अग्नि तलवार से इतने सारे कंकालों को मारना कितना अच्छा है। कैडेट येलेना, तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे मैं किसी इम्बॉट वाले को देख रहा हूँ। सच में आप दोनों बहुत प्रतिभाशाली हैं और आप दोनों एक साथ बहुत अच्छी तरह से लड़ते हैं। कैडेट एक के बाद एक उनकी प्रशंसा करते रहे और उनकी उपलब्धियों की सराहना करते रहे। ल्यूमिन और येलेना केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सकी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी प्रशंसा के जवाब में क्या कहें। ये सब उनके लिए नया था। निस्संदेह कुछ कैडेट दोनों के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार ल्यूमिन और येलेना किसी प्रतिष्ठित परिवार से नहीं थीं, जिससे वे नेटवर्किंग के लिए आसान लक्ष्य प्रतीत हुईं। यही बात थोड़ी दूर पर अलग सोफे पर बैठे दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं कही जा सकती।
प्रशंसा को अनदेखा करते हुए ल्यूमिने की नज़र उस व्यक्ति की ओर गई जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और सिर पीछे झुका हुआ था। कैडेट नोल। किसी की भी उसके पास बैठने की हिम्मत नहीं हुई। डर से संभवतः ल्यूमिने की निगाह को देखते हुए अन्य कैडेटों ने भी ऐसा ही किया। नोल की ओर देखते हुए जल्दी से अपना सिर घुमाया और आपस में फुसफुसाने लगे। तुमने उसके बारे में सुना है ना? हाँ, उसने राजकुमारी जैस्मीन के साथ लड़ाई की थी। वे उसे सिल्वर ब्लड डेविल कहते हैं। वे कहते हैं कि उसने उन सभी आतंकवादियों के सिर खा लिए जिनसे वह लड़ा था। कितना भयानक व्यक्ति है। ल्यूमिन और येलेना ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें एक साथ सिकुड़ गईं जब उन्होंने नोल को देखा, जो अपने चारों ओर घूम रही अफवाहों से पूरी तरह अनजान लग रहा था। मुझे पता था, वह हमेशा से अपनी ताकत छुपाता रहा है। नोल से पहली मुलाकात से ही उसे उसके अंदर छिपी शक्ति का एहसास हो गया था। बेशक ल्यूमिने को नोल द्वारा आतंकवादियों के सिर खाने की अफवाहों पर विश्वास नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था कि नोल ने ऐसा कुछ किया था जिसके कारण उसे इतना डर और बदनामी मिली। फिर यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उसके बारे में अधिक जानकारी सामने आई थी कि वह एक नौकर था जो अज़रिएल के साथ अकादमी में आया था। अज़रिएल की बात करें तो बहुत कुछ घटित हो रहा है। ल्यूमिने के विचार अंधकार में हो गए जब उसे न्यू जेनेसिस का हमला याद आया। कैडेट कानाई की जान न बचाकर वह अपने प्रयास में असफल हो गया था। लेकिन फिर सिस्टम ने उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए एक मिशन दिया था कि कोई भी कैडेट न मरे। वह उसे काना को बचाने के लिए एक विशिष्ट कार्य सौंप सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसका मतलब यह था कि व्यवस्था को और अधिक कैडेटों के मरने की आशंका थी। फिर भी किसी ने ऐसा नहीं किया। ये सब अज़रिएल की वजह से है। अज़रिएल, जिसने एक हैप्टाक को मार डाला था और दूसरी मंजिल पर नियो जेनेसिस के सदस्यों को मार गिराया था, जबकि नोल और क्रिम्सन राजकुमारी ने पहली मंजिल पर बाकी लोगों को संभाला था, ये सब अज़रिएल के आदेश पर हुआ था। सिस्टम ने अज़रिएल के कार्यों की भविष्यवाणी नहीं की थी और परिणामस्वरूप ल्यूमिन के पास उन कंकालों से लड़ने के अलावा लगभग कुछ भी करने को नहीं था जिनके पास मेनाकोर भी नहीं थे। वे किसी चीज़ या व्यक्ति द्वारा नियंत्रित थे, लेकिन विशेष रूप से मजबूत नहीं थे। वहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन इससे ल्यूमिने को आश्चर्य हुआ। यदि वे अधिक समय तक वहाँ रहे होते तो क्या उनका सामना उन लोगों से हो पाता जो कंकालों के पीछे थे? क्या वह ऐसा चाहता भी था? ये सब कब से योजनाबद्ध था? ल्यूमिन को एहसास हुआ कि दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है, इसके बारे में वह कितना अनभिज्ञ था। वह 4 महान कुलों में से किसी एक का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी क्या यह उनके लिए सामान्य बात थी? उसने ऐसा नहीं सोचा था। और फिर भी वह अज़रिएल के बारे में चिंतित था, विशेष रूप से उसका दाहिना हाथ गायब देखकर। लेकिन दुर्भाग्यवश ल्यूमिन अभी होटल से बाहर नहीं निकल सका। अचानक तालियों की गड़गड़ाहट लॉबी में गूंज उठी, जिससे सभी की गतिविधियां रुक गईं और वे प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गए। प्रशिक्षक सोलोमन, क्या हम अंततः होटल छोड़ सकते हैं? मैं बस अपने बिस्तर पर सोना चाहता हूँ। सोलोमन मुस्कुराते हुए कमरे के बीचों बीच चले गए और उनकी शिकायतों और सवालों को नज़रअंदाज कर दिया। उसकी नज़रें ल्यूमिन पर टिक गईं, जिससे ल्यूमिन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। किसी कारण से सुलेमान की आंखें, वे उसे एक शिकारी की याद दिलाते थे। ल्यूमिने ने गहरी सांस ली। सोलोमन ने पलकें झपकाईं और अगले ही पल वह उसके ठीक सामने खड़ा था, जिससे ल्यूमिने की सांस उसके गले में अटक गई। सोलोमन और करीब झुक गया, बहुत करीब। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप बहुत ही हीरो हैं, कैडेट ल्यूमिन। वह येलेना की ओर मुड़ा। और आप भी, कैडेट येलेना। आप दोनों ने ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी न मरे। येलेना सबसे पहले अपना संयम वापस पाने में सफल रहीं। वह थोड़ा झुकी, उसकी आवाज़ धीमी थी। हमने जो हासिल किया वह प्रिंस अज़रिएल की तुलना में कुछ भी नहीं है। सोलोमन ने सिर हिलाकर उसकी बात स्वीकार की। अज़रिएल तो अज़रिएल है, तुम दोनों अपने आप हो। अगर हर कोई उसकी तरह व्यवहार करे तो ये दुनिया ढह जाएगी। यद्यपि उनके शब्द गूढ़ थे, फिर भी उनमें वजन था। ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ और परिणाम हो सकते थे। फिर भी सुलेमान को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। यद्यपि अफवाहों में हैप्टाक ज़ोरान की हत्या का श्रेय अज़रिएल को दिया गया था, लेकिन यहाँ हर कोई जानता था कि यह सोलोमन ही था जिसने ये घातक प्रहार किया था। मुझे और अधिक मजबूत होने की जरूरत है, ल्यूमिन ने सोचा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर होती जा रही थी। उसे एहसास हो गया था कि वह कितना कमज़ोर है, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि कई अन्य मायनों में भी। यदि आज अज़रिएल न होता, कौन जानता था कि किस तरह की त्रासदी घटित हो सकती है। इस वजह से हर कोई उसका ऋणी है। वास्तव में ल्यूमिने के मन में अज़रिएल के लिए प्रशंसा की भावना पनपने लगी। वह एक सच्चे नायक थे, जिन्होंने सबके लिए अपना हाथ और लगभग अपना जीवन दे दिया था। सोलोमन ने समूह को संबोधित करते हुए हंसते हुए कहा,
राजकुमार और राजकुमारियां कुछ ही घंटों में चले जाएंगे। कैडेट नोल, आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत 10वीं कक्षा में पहुंच जाएं। बाकी लोग अपना सामान बांधना शुरू कर दें। हम अकादमी लौट रहे हैं। इस कष्ट के बदले में अकादमी आप सभी को 1 हफ्ते की छुट्टी दे रही है। आप अपने छात्रावासों में रह सकते हैं या हमारे पहुंचने के बाद घर जा सकते हैं। सोलोमन के शब्दों से कैडेटों के चेहरे खिल उठे और वे जयकार करने लगे। ल्यूमिन और येलेना ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। दोनों को अपने परिवारों की बहुत याद आ रही थी। हालांकि ज्यादा समय नहीं बीता था, लेकिन शून्य काल कोठरी एक थका देने वाला अनुभव था। उन्हें कुछ आराम की जरूरत थी। नोल ने अंततः अपनी आंखें खोलीं और बिना एक शब्द कहे या किसी की ओर देखे होटल से बाहर चला गया। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। कैडेट्स तनाव में आ गए, उनकी बकबक तुरंत बंद हो गई, मानो उन्हें डर हो कि कोई भी आवाज उन्हें उत्तेजित कर देगी। सोलोमन के होठों पर एक विकृत मुस्कान आ गई, उसकी निगाहें नोल पर टिकी थीं। लेकिन नोल उदासीन रहा, उसके कदम स्थिर और धीमे थे। वह उन प्रतिक्रियाओं से अनजान था जो उसके पीछे घूम रही थीं और वह दृष्टि से ओझल हो गया। ऐसे ही ल्यूमिने ने कड़वी मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देखा। मैं नहीं बता सकता कि वह क्या सोच रहा है। यह अजीब था। ल्यूमिने ने अपना सिर हिलाया और वह उठकर अपना सामान पैक करने जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसकी दृष्टि के सामने चमक उठा। उसने उस पर नजर डाली और पाया कि यह एक अचानक की गई खोज थी। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए ल्यूमिने ने पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी लहर उस पर टूट पड़ी हो, जिससे उसके चेहरे से खून बहने लगा हो और उसका शरीर कांपने लगा हो। उन्हें तुरंत ही इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने अपनी सतर्कता कम कर दी और खुद को बहुत जल्दी आराम करने का मौका दे दिया। ल्यूमिने के विचार रुक गए जब उसने उद्देश्य को दोबारा पढ़ा। वह इस पर विश्वास करने में असमर्थ था। खोज का इनाम 50,000 एसपी था, जो उसके पिछले इनाम की तुलना में एक शून्य था। लेकिन कार्य स्वयं, खोज क्रिम्सन राजा को बचाने के लिए जो शून्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। तुम दोनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? नोल अंततः भारी सुरक्षा वाले अवरोधक के सामने रुका, जहां अंदर और बाहर सैनिक निगरानी कर रहे थे। वह पीछे मुड़ा, उसकी नज़र उसके पीछे खड़ी 2 आकृतियों येलेना और ल्यूमिन पर पड़ी। उसने देखा कि उसके जाने के 5 मिनट बाद ही वे उसके पीछे आ गए थे। उसने इंतजार किया, उम्मीद थी कि या तो वे रुकेंगे या उससे भिड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ल्यूमिन ने नोल की आंखों से एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ मुलाकात की, जबकि येलेना ने ल्यूमिन की ओर एक तिरछी नज़र डाली। उसकी नज़र में वही प्रश्न दोहरा रहा था जो नोल ने पूछा था। वे यहाँ क्यों थे? अंततः ल्यूमिन ने आह भरी और नोल के करीब आ गई। मुझे अज़रियल से बात करनी है। उसके दिमाग में बस यही बात थी। उसके पास कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन उसके पास ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। राजा जोआक्विन को बचाए जाने की आवश्यकता का विचार और इसके कारण उन्हें जो खोज मिली थी हास्यास्पद लगा। फिर भी यदि वह इसे पूरा कर लेता तो इनाम के रूप में उसे सिस्टम पॉइंट से समृद्ध बना दिया जाता। चूंकि अज़रियल और जैस्मीन पहले से ही यहाँ थे, इसलिए कम से कम वह जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास तो कर ही सकता था। हो सकता है कि वे राजा जोआक्विन को बचाने की योजना बना रहे थे और वह उनकी सहायता कर सकता था। कम से कम उन्हें तो यही उम्मीद थी। सच कहूं तो ल्यूमिन घबराया हुआ था। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं बहुत ही परेशान करने वाली थीं और वह निश्चित नहीं था कि इस बारे में अज़रियल से कैसे बात की जाए। लेकिन वह जानता था कि उसे कोशिश तो करनी ही होगी। सिस्टम पॉइंट्स के प्रोत्साहन के बिना भी वह अज़रियल का ऋणी महसूस करता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका वह प्रशंसक था। येलेना उलझन में दिख रही थी, जबकि नोल उसे संदेह भरी नज़रों से देख रहा था। क्यों? नोल ने तीखी आवाज में पूछा। ल्यूमिने को इस प्रश्न से डर लगा, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास इसका कोई ठोस उत्तर नहीं है। वह आगे बढ़ा और धीरे से बोला, ताकि केवल वे तीनों ही सुन सकें। मैं आपको विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। नोल ने उपहास किया। महत्वपूर्ण? क्या आपको लगता है कि मैं आपको मास्टर से मिलने दूंगी, जिनकी किसी भी समय नियोजेनेसिस द्वारा हत्या की जा सकती है, सिर्फ इसलिए कि आप कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण है? ल्यूमिने ने अपने होंठ भींच लिए, ये जानते हुए कि नोल सही था। अज़रियल इस समय राजधानी में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे और जल्द ही पूरी दुनिया उनकी उपलब्धियों के बारे में सुनेगी। उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था, ऐसा ध्यान जो प्रशंसा और खतरे दोनों के साथ आया था। नोल ने ल्यूमिने की बातों को अनसुना कर दिया और गेट की ओर मुड़ गया, जहां क्रिम्सन आर्मी की गहरे लाल रंग की वर्दी पहने 2 सैनिक पहरा दे रहे थे। राजधानी हर पल अधिक संगठित होती जा रही थी और जल्द ही सब कुछ एक बार फिर सुरक्षित हो जाएगा। रुको, नाम बताओ,
प्रवेश का उद्देश्य बताओ और यहाँ आने की अनुमति किसने दी, एक सैनिक ने पूछा। नोल थोड़ा झुका। मेरा नाम नोल है। मास्टर ने मुझसे तुरंत उनके पास आने का अनुरोध किया। सैनिकों ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा। और तुम्हारा ये स्वामी कौन है? नोल मुस्कुराया। राजकुमार अज़रिएल क्रिम्सन। अज़रिएल का नाम सुनते ही सैनिकों के चेहरे पर कठोरता आ गई। उनमें से किसी के बोलने से पहले उन्होंने नोल और अन्य लोगों के बीच नज़र दौड़ाई। हमें खबर मिली है कि आपके विवरण से मेल खाता कोई व्यक्ति आएगा, सर नोल, लेकिन जब तक हम आपकी पहचान की पुष्टि नहीं कर लेते, कृपया प्रतीक्षा करें। नोल को आश्चर्य नहीं हुआ। नियोजेनेसिस के पास चेहरा बदलने की क्षमता होने की रिपोर्ट के बाद उनके लिए सतर्क रहना अनुचित नहीं था। संदेश देने के लिए निकला एक सैनिक तंबुओं के समुद्र में गायब हो गया। रुको, नोल, मैं गंभीर हूँ। मुझे अज़रिएल से बात करने के लिए बस 1 मिनट दो, ल्यूमिने ने विनती की। नोल का चेहरा तमतमा गया और सैनिक ने भ्रमित होकर ल्यूमिन और येलेना की ओर देखा। क्या ये दोनों आपके साथ हैं, सर नोल? एकाह भरते हुए नोल ने अपना सिर हिलाया। अभी नहीं, नहीं। फिर वह ल्यूमिने के करीब गया। आपके पास एक मौका है, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। ल्यूमिने नोल के स्वर में अचानक आए परिवर्तन से आश्चर्यचकित हुई, लेकिन दृढ़तापूर्वक उसने सिर हिला दिया। नोल की हताशा स्पष्ट थी। उसे जो उपाधि दी गई थी उससे वह नफरत करता था, सिल्वर ब्लड डेविल। यह एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर उसकी रूह कांप जाती थी, और अज़रिएल से अलग होने से उसका मूड और भी खराब हो गया। येलेना चुपचाप पीछे से देख रही थी कि कैसे ल्यूमिने ने खुद को तैयार किया और नोल के पास पहुंचा, जो उससे सिर्फ एक हाथ की दूरी पर खड़ा था। कृपया मेरी बात सुनो। मैं यह नहीं बता सकता कि कैसे, लेकिन एक संभावना है कि राजा जोकिन खतरे में हैं। जैसे ही ये शब्द ल्यूमिने के मुंह से निकले, नोल की अभिव्यक्ति बर्फीली हो गई। उसकी आभा उमड़ पड़ी, असहनीय रूप से दमनकारी हो गई। सहज ही ल्यूमिने पीछे हट गई, जबकि येलेना का चेहरा कठोर हो गया। उसका धनुष पहले से ही हाथ में था। उनके आसपास के सैनिक तनावग्रस्त हो गए, उनके चेहरे कठोर हो गए। सर नोल, इसका क्या मतलब है? सिपाही ने ठंडे स्वर में पूछा, लेकिन नोल ने उसे अनसुना कर दिया। उसकी नज़रें ल्यूमिन पर टिकी रहीं। ये तुम्हारे हित में होगा कि तुम ऐसी बातों का मजाक न करो, ल्यूमिने। मास्टर तुम्हें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे लगा कि तुम उनके लिए खतरा हो, तो मैं तुम्हें मिटाने में संकोच नहीं करूंगा। नोल के शब्द कठोर थे और येलेना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जबकि ल्यूमिन ने अपनी निगाहें स्थिर रखीं। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। वह नोल से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वह समझता था कि नोल ने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी। नोल के दृष्टिकोण से ल्यूमिने के शब्द एक पागल व्यक्ति के शब्द थे। उद्धरण डॉट 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 अरे, मुझे क्या करना चाहिए? ल्यूमिने के विचार घूमते रहे और उसका चेहरा काला पड़ गया। उसे नोल को यह विश्वास दिलाना था कि वह झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन साथ ही उसे खतरा बनने से भी बचना था। येलेना सावधानी से ल्यूमिन की ओर बढ़ी, बोलने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, एक और आभा उभरी, क्योंकि ल्यूमिन और नोल के बीच कोई और प्रकट हो गया। ल्यूमिने ने पलकें झपकाईं, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह नई उपस्थिति नोल की तुलना में कहीं अधिक भारी थी, जिससे उसे अपनी आभा को दबाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही उसकी नज़र एक लाल बालों वाली महिला पर पड़ी, उसकी उपस्थिति मात्र से उसे चींटी जैसा महसूस हुआ। उद्धरण डॉट 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 एक ग्रैंड मास्टर, मुझे नहीं लगता था कि यह पीढ़ी इतनी मूर्ख है कि ऐसे अराजक समय में लड़ाई शुरू कर दे, महिला ने कहा। उसकी आवाज़ तनाव को ब्लेड की तरह चीर रही थी। सभी लोग चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि स्थिति और बिगड़ती, एक और आवाज़ सुनाई दी और द्वार खुल गए। कृपया लेडी मीरा, उन्हें माफ़ कर दीजिए। पिछले कुछ दिन सभी के लिए तनावपूर्ण रहे हैं। उनका तनावग्रस्त होना स्वाभाविक है। सभी के सिर वक्ता की ओर मुड़ गए और ल्यूमिन की आंखें चौड़ी हो गईं। वहां गेट के सामने अज़रिएल खड़ा था। उसके बगल में जैस्मीन थी और उसके ठीक पीछे एक काले बालों वाली महिला मीरा के समान ही लाल रंग की सैन्य वर्दी पहने हुए थी। अज़रिएल, उन्हें यहाँ देखकर ऐसा लगा जैसे भाग्य ने ही मुझे प्रभावित किया हो। तुरंत ही नोल सहित सभी सैनिकों ने अज़रिएल और जैस्मीन को सलामी दी। यहाँ तक कि ल्यूमिन और येलेना ने भी असहज महसूस करते हुए इस हाव भाव की नकल की। यद्यपि वे अज़रिएल और जैस्मीन को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि अब उनके साथ मात्र कैडेट जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। अज़रिएल और जैस्मीन की तुलना में उसके और येलेना के बीच मतभेद अधिक स्पष्ट होते जा रहे थे। मीरा की दमनकारी आभा समाप्त हो गई और सभी ने राहत की सांस ली। नोल अज़रिएल की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी बढ़ा पाता, काले बालों वाली महिला अमाया अज़रिएल के सामने आ गई और उसका रास्ता रोक लिया। उसने नोल की ओर आंखें सिकोड़ लीं। तुम भी, अमाया, नोल के बारे में चिंता मत करो, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, अज़रिएल ने धीरे से कहा।
अमाया सशंकित दिखी, लेकिन अंततः एक तरफ हट गई, उसकी निगाहें अभी भी सतर्क थीं। इस बीच जैस्मीन अपनी बोरियत छुपाते हुए भावशून्य बनी रही। वे सभी क्रिम्सन कबीले के सदस्य, ये ल्यूमिन के लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों का सामना नहीं किया था। यद्यपि वह उन दोनों महिलाओं को नहीं जानता था, फिर भी वह बता सकता था कि वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत थीं। लाल बालों वाला ग्रैंड मास्टर और काले बालों वाला मास्टर। मास्टर, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन्होंने मुझे किस हास्यास्पद नाम से पुकारना शुरू कर दिया है। नोल अचानक चिल्लाया, उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति निराशा में बदल गई। सिल्वर ब्लड डेविल। अज़रियल अजीब तरह से हंसा। मुझे यकीन है कि इसे जल्द ही भुला दिया जाएगा। शायद। नोल आश्वस्त नहीं लग रहा था, वह उत्सुकता से अमाया की ओर मुड़ा और उदास हो गया। नहीं, यह अमाया है। अमाया, ये नोल है। तुम लोग एक दूसरे से बहुत मिलोगे, इसलिए परिचित हो जाओ। अमाया ने आह भरी और सिर हिलाया, जबकि नोल अज़रियल के शब्दों को समझने में लगी हुई थी। उन दोनों को अनदेखा करते हुए अज़रियल ने जैस्मीन की ओर देखा, जिसने अंततः बात की। 1 घंटा। अज़रियल की मुस्कान चौड़ी हो गई जब उसने उसे धन्यवाद दिया, फिर उसने अपना ध्यान ल्यूमिने की ओर मोड़ दिया। मुझसे अभी मिलने के लिए इतनी सारी परेशानियां झेलना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। खैर, आपने राजकुमारी की बात सुनी, आपके पास अपनी बात समझाने के लिए 1 घंटा है। अज़रियल के शब्दों से ल्यूमिने को अपने कंधों से भार उतरता हुआ महसूस हुआ। उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों है, लेकिन एक तीव्र इच्छा उसे परेशान कर रही थी, जैसे कि उसे जितनी जल्दी हो सके क्रिम्सन किंग को बचाना था। यह अजीब था। आगे बढ़ने से पहले उसने येलेना की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने कठोर स्वर में उसकी बात काट दी। मुझे पीछे छोड़ने की बात भूल जाओ। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें भेड़ियों से घिरे हुए अकेले इस सब से निपटने नहीं दूंगा। इसके अलावा मैं भी उत्सुक हूँ। ल्यूमिने उसके जवाब पर हल्के से मुस्कुराए। स्थिति को फिर से शांत होते देख मीरा की पैनी निगाहों के नीचे सैनिक कांपते हुए अपने काम पर लौट आए। मीरा अज़रियल और जैस्मीन से मिलने चली गई। ल्यूमिने और येलेना ने मीरा के पीछे समूह की ओर जाने से पहले एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। कैडेट ल्यूमिन, कैडेट येलेना, आपको अपनी बात समझाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप दोनों की वजह से हमने घर लौटने की अपनी योजना को स्थगित कर दिया है, जिससे हमारी और दूसरों की जान जोखिम में पड़ गई है, जैस्मीन ने तीखे स्वर में कहा। ल्यूमिन ने विनम्रता से बोलते हुए दृढ़ता से सिर हिलाया। अगर आप मुझे कहीं एकांत में सुन सकें, तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपको समझा सकता हूं। जैस्मिन ने अपनी लाल आंखें सिकोड़ लीं, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। एक क्षण बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुंह फेर लिया। चलो एक तंबू में चलते हैं।